तो न्यूरोलॉजी होती क्या है? जहाँ पर ब्रेन के डिजीजेस स्पेशली स्ट्रक्चरल डिसऑर्डर्स थॉरो किया जाता है, उनके बारे में पढ़ा जाता है और उन्हीं चीज़ों को ट्रीट किया जाता है। क्योंकि ब्रेन एक किस्म से हमारी बॉडी का ट्रांसफार्मर है। हमारी बॉडी के हर एक ऑर्गन का कंट्रोल ब्रेन में, और ब्रेन में ये फंक्शंस या ये कंट्रोल अलग अलग एरियाज में डिवाइड किए जाते हैं। जो ब्लड सप्लाई है वो जब रुक जाती है, अब वो ब्लड सप्लाई रुकने का कारण चाहे उस ब्लड वेसल में क्लॉट बन जाना, और एक बात और बताऊं, इसी तरह एज या कोई भी जेंडर है उसमें रिस्क है, या कोई एक पॉपुलेशन एरिया है, जैसे एशियन पॉपुलेशन में स्ट्रोक होने का रिस्क बढ़ता है, या अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री है, पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स में अगर स्ट्रोक है तो आप में रिस्क रहता है। तो किसी का ये कहना कि यार मैं तो बहुत अच्छा खाना पीना रखा, मैंने लाइफस्टाइल अच्छा रखा, मेरे को स्ट्रोक हो गया। हर जगह ये बोला जाता है कि जो हार्ट डॉक्टर्स होते हैं वो कहते हैं कि एक 1 ग्लास ऑफ रेड वाइन इज गुड फॉर द हार्ट। तो क्या ये फिर ब्रेन के लिए भी ठीक है? तो ब्रेन जो है बेसिकली बड़ा सेंसिटिव ऑर्गन है। ब्रेन के सेल्स जब स्ट्रोक होता है तो धीरे धीरे डैमेज होना शुरू हो जाता है। एनालाइज करो कि 1 मिनट में ब्रेन के 1.9 मिलियन न्यूरॉन्स या 1.9 मिलियन सेल्स परमानेंटली डैमेज हो सकते हैं। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू कॉज कॉर्नर। मेरा ना आपसे एक बहुत क्विक क्वेश्चन है कि लास्ट टाइम कब था जब आपने अपनी ब्रेन हेल्थ के बारे में सोचा था या कोई ब्रेन एक्सरसाइजेस करी थी? हमारी फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, स्किन केयर और बाकी नॉन हेल्थ डिजीज़ेस के बारे में तो हम बहुत ध्यान देते हैं, बट जो हमारा एक्चुअल में सबसे इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है ब्रेन, उसके बारे में हम बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते। इट इज़ सो वियर्ड कि जो ऑर्गन एक्चुअली सोचता है वो अपने बारे में ही नहीं सोचता। तो हम अपनी ब्रेन हेल्थ को बेटर कैसे कर सकते हैं और ब्रेन स्ट्रोक जैसे लाइफ थ्रेटनिंग और कॉमन इंसिडेंट से कैसे बच सकते हैं, वो हम जानेंगे आज के हमारे गेस्ट से, जो है डॉक्टर सावन वर्मा, जो एक सीनियर न्यूरोलॉजिस्ट है। हेलो सर एंड वेलकम टू द शो। थैंक यू। कैसा लग रहा है सर आपको? बहुत अच्छा आपसे मिलकर, और आपके इस नए शो में बड़ा अच्छा फील कर रहा हूँ, और आपको भी इसके लिए मैं बेस्ट ऑफ लक कहूँगा। थैंक यू सर। सर डॉक्टर बनने में तो बहुत मेहनत लगती है, बहुत पढ़ाई लगती है। तो आपने कब डिसाइड किया या क्यों डिसाइड किया कि आपको डॉक्टर ही बनना है और वो भी न्यूरोलॉजिस्ट बनना है? हाँ, डॉक्टर बनना पर्सनली स्पीकिंग मेरा एम नहीं था। इनफैक्ट ये मेरे फादर का ड्रीम था। ओके। तो हाँ, मैं अपने फादर के ड्रीम को फुलफ़िल करना चाहता था। तो काफ़ी अपनी प्राइमरी एज से ही उनके माइंड में था कि मैंने अपने बच्चों को एक वेल एजुकेटेड इंडिविजुअल की तरह ग्रो करवाना है। तो मेरे लिए उन्होंने डॉक्टर प्रोफेशन चुना था, तो इसलिए इस फील्ड में मेरा आना हुआ, ऑल बिकॉज ऑफ माय फादर्स विश। तो फिर आगे जैसे सब्सिक्वेंटली एमबीबीएस पहला स्टेज होता है, उसके बाद एमडी मेडिसिन में। तो एमडी भी एक डिफ़िकल्ट टास्क है। तो उसमें एमडी में सिलेक्शन में सपोर्ट के लिए, हेल्प के लिए मेरे साथ मेरे बहुत क्लोज़ फ्रेंड डॉक्टर सत्यांकर, उनका बहुत रोल रहा। तो उन्होंने काफ़ी मोटिवेट किया, सपोर्ट किया। तो एमडी मेडिसिन फिर वो कंप्लीट किया। फिर उसके बाद डीएम न्यूरोलॉजी, आप ये कह सकते हैं कि एक चांस है। कहते हैं ना, भगवान जब एक डायरेक्शन बनाई होती है भगवान ने, तो वो आपको एक तरीके अपने आप बना देता है, रास्ते अपने आप बना देते हैं। करेक्ट। तो फॉर्चुनेटली मैं एमडी मेडिसिन श्रीनगर में कर रहा था, और मेरे वाइफ डॉक्टर रंजना मेरे साथ थे सपोर्ट के तौर पे। तो वहाँ जब एमडी कंप्लीट करने के बाद मैंने सीनियर रेजिडेंसी ज्वाइन की, तो वो न्यूरोलॉजी में ज्वाइन किया। ठीक है। तो वहाँ पर मुझे मेरे टीचर, मेरे गाइड डॉक्टर मुश्ताक अहमद वानी, तो उन्होंने सपोर्ट किया। और ऑब्वियसली मेरी मैडम मेरे साथ थे हमेशा मेरे को पुश करने के लिए कि हाँ आप डीएम कर सकते हो। और जहाँ पर भी मुझे उनकी
सपोर्ट की ज़रूरत पड़ी, तो उस वजह से डीएम कंप्लीट हो पाया, कर पाया मैं। तो इट्स ऑल बिकॉज ऑफ गॉड्स विल एंड माय फैमिली सपोर्ट। आपने मुझे ये भी बताया था कि आप बहुत छोटी एज से ही दूर रहकर पढ़ाई कर रहे थे। हाँ, जैसा मैं बेसिकली कटरा से बिलोंग करता हूँ, ओके। तो कटरा टाउन जो था वो प्रिडोमिनेंटली एक बिजनेस, आप जिसे कह सकते हैं कि हाँ, मैक्सिमम लोग बिजनेस की तरफ इंक्लाइन होते हैं। तो शायद मेरे फादर को शुरू से एक ये था माइंड में कि हाँ, नहीं, एजुकेशन को भी इक्वली हमें आगे देख के चलना चाहिए, तो बच्चों का एजुकेटेड होना बड़ा इम्पोर्टेंट है। तो उन्होंने जब मैं यूकेजी में था, तो तब मेरे को मेरे बिकॉज कटरा में हार्डली एक दो स्कूल रहते थे तब उस टाइम पे, तो तब उन्होंने डिसाइड किया कि नहीं, बेटर स्कूलिंग के लिए इसे मैं जम्मू में भेजूंगा। तो मैं अपने बुआ जी, अपने ताया जी के पास रहा, जिन्होंने मुझे एक बेटे की तरह पाल पोस के बड़ा किया, मुझे सहारा दिया, सपोर्ट किया हमेशा। तो मेरी स्कूलिंग आप ये कह लीजिए कि यूकेजी ऑनवर्ड्स जम्मू से ही हुई। तो मैं, हाँ, ये अपने मदर और फादर के पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं स्पेंड कर सका, बट ये था कि मेरे को कभी उनकी कमी नहीं महसूस होने दी। मैं जहाँ पर भी अपने बुआ जी के पास रहा या ताया जी के पास रहा, तो एक आप कह लीजिए बचपन से ही घर से बाहर था। हॉस्टल लाइफ और बहुत छोटे से। हाँ, चलो ठीक है, मतलब एंड तो अच्छा ही हुआ है। हाँ, डेफिनेटली मैं कभी इस चीज़ के लिए कभी भी नहीं भूलता। मैं गॉड का बड़ा थैंकफुल रहता हूँ हमेशा कि हर अपॉर्चुनिटी में मुझे एक सपोर्ट के रोल में कोई ना कोई इंसान हमेशा मिला। Correct. फैमिली मेंबर्स, मेरे फ्रेंड्स, मेरे टीचर, गाइड, मेंटर, सारे। तो हाँ, ये चीज़ हमेशा मेरे साथ रही है कि जैसा भी टाइम निकला है, मेरे को एक गॉड्स की ब्लेसिंग हमेशा साथ ही रही। चलो अब वापस आते हैं न्यूरोलॉजी पे। तो हमारी ऑडियंस के लिए अगर आपको सिंपल टर्म्स में समझाना हो तो न्यूरोलॉजी होती क्या है? न्यूरोलॉजी बेसिकली एक ऐसा एक फील्ड है जहाँ पर ब्रेन के डिजीज़, स्पेशली स्ट्रक्चरल डिसऑर्डर्स, उनके बारे में थॉरो किया जाता है, उनके बारे में पढ़ा जाता है और उन्हीं चीज़ों को ट्रीट किया जाता है। जब एक ब्रेन का स्ट्रक्चर, चाहे वो किसी भी रीज़न से ख़राब हो, या इनफैक्ट कई ऐसी भी कंडीशन होती है जहाँ ब्रेन की फंक्शनिंग डिस्टर्ब होती है, ओके। तो उस फील्ड में न्यूरोलॉजिस्ट का रोल ज़्यादा प्रोमिनेंट रहता है। और इनफैक्ट ब्रेन को डील करने में अदर देन न्यूरोलॉजिस्ट, न्यूरोसर्जन्स, साइकेट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट का भी एक इम्पॉर्टेंट रोल है। हर एक का डोमेन, हर एक का फील्ड या हर एक की डिजीज़ जो हैं वो स्पेसिफाइड होती हैं और थोड़ा सा ओवरलैप रहता है। आपने न्यूरोसर्जन मेंशन किया, तो न्यूरोलॉजिस्ट और न्यूरोसर्जन में क्या डिफरेंस होता है? ये आप ऐसे मान के चलिए कि जैसे एक फिजिशियन है जो बुखार, खांसी, हल्का फुल्का पेट दर्द या जो भी फिजिशियन वाली डिजीज़ होती हैं जिनको फिजिशियन ट्रीट करते हैं, तो उसी तरह न्यूरोलॉजिस्ट होते हैं या न्यूरो फिजिशियन हम उनको कहते हैं। लेकिन जब बीमारी इस रूप में पहुंच जाए कि जहां उसको सर्जिकली ट्रीट करना पड़े, यहाँ उसको ऑपरेट करना पड़े, तो वहाँ सर्जन या न्यूरोसर्जन का रोल आता है। तो ब्रेन में अगर मान लीजिए कोई ट्यूमर है, तो ब्रेन के ट्यूमर की अगर सर्जरी की रिक्वायरमेंट है, जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम होती ही है, तो वहाँ रोल न्यूरोसर्जन का आ जाता है। ओके। तो न्यूरोसर्जन जो ब्रेन की या स्पाइन की सर्जरी से डील करते हैं, न्यूरोलॉजिस्ट जो ब्रेन या स्पाइन की स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम या डेवलपमेंटल या डिसफंक्शंस जो होते हैं उनकी डिजीज़ से
डील करते हैं। ओके। एंड जैसे आजकल मेंटल हेल्थ की बहुत बात हो रही है, स्ट्रेस की बहुत बात हो रही है, हर किसी को स्ट्रेस है, छोटे बच्चे से लेकर मतलब बड़े सबको स्ट्रेस है, तो वो भी फिर न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाते हैं? हाँ, ऐसा जैसे मैंने बताया कि काफ़ी टाइम ओवरलैप रहता है, बट मेजरली हम ऐसे पेशेंट्स जो एक मेंटल हेल्थ के लिए अपने आप को एक कंसल्टेशन के लिए आते हैं कि अगर स्ट्रेस को कैसे रिलीव किया जाए या सिचुएशन से निकलना है, अगर कोई प्रॉब्लम है उसको कैसे फेस किया जाए, या कोई फियर, एंगर या एंग्जाइटी है तो इससे कैसे डील किया जाए विदाउट मेडिकल या विदाउट मेडिकेशन, या हम कह लीजिए हम दवाई नहीं खाना चाहते, या बिना दवाई के कौन इन सारी कंडीशंस को डील करता है, तो वहाँ पर रोल साइकोलॉजिस्ट का आ जाता है। ओके। बट अगर एक मेंटल डिसऑर्डर डेवलप हो चुका है, लाइक एक पेशेंट जो ऑलरेडी डिप्रेस हो चुका है, तो उसको कई बार साइकोलॉजिस्ट के साथ साथ साइकेट्रिस्ट की भी मदद लेनी पड़ती है इन द फॉर्म ऑफ मेडिकेशंस। ओके। मेरे को सॉरी, मैं वापस एक बात पे आ रही हूँ कि आपने जब स्ट्रक्चरल डिसफंक्शनिंग की बात करी तो उसमें जैसे जिनको डाउन सिंड्रोम वगैरह होता है वो भी फिर उसी में न्यूरोलॉजिस्ट के अंदर ही आएगा? डाउन सिंड्रोम जैसे कि एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, या मान लीजिए कि बच्चे का बर्थ से ही एक प्रॉब्लम है, तो उन कंडीशंस में हम ज़्यादा से ज़्यादा ये करते हैं कि पेशेंट की लाइफ को कैसे स्टेबलाइज किया जाए, जैसे उसकी लर्निंग को कैसे इम्प्रूव किया जाए या उसके मोटर फंक्शंस को कैसे बेटर बनाया जाए। तो एक टीम वर्क की तरह हम उन पेशेंट्स को हैंडल करते हैं। मान लीजिए अगर किसी पेशेंट को सीजर या एपिलेप्सी की प्रॉब्लम है, जिनको अंडरलाइंग अगर ये डाउन सिंड्रोम या इस तरह का कोई जेनेटिक या बाय बर्थ कोई कंजेनाइटल डिसऑर्डर है, तो उसमें सीजर जैसी ट्रीटमेंट, सीजर जैसी डिजीज़ का ट्रीटमेंट न्यूरोलॉजिस्ट करता है, बट उसी के साथ साथ उसकी साइकोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट या साइकोलॉजिकल असेसमेंट करनी है या उसकी लर्निंग डिसेबिलिटी को इम्प्रूव करना है, तो उसमें काफ़ी बार हम साइकोलॉजिस्ट की हेल्प लेते हैं, और स्पेशल स्कूल्स या स्पेशल सेंटर्स होते हैं ऐसे पेशेंट्स के लिए। तो ऑल इन ऑल ये है कि कई बार हमें एक पेशेंट को ट्रीट करने के लिए एक टीम वर्क की तरह काम करके आगे बढ़ना पड़ता है। ओके। मैं ना एक सीडीसी का स्टैट पढ़ूंगी कि सीडीसी ने ना 2 टाइम स्पैन्स को कंपेयर किया है, 2011 टू 13 एंड 2020 से 2022 तक, और उन्होंने ये बोला है कि 14.6% इंक्रीज़ है ब्रेन स्ट्रोक का लोगों में बिटवीन द एजेस ऑफ 18 टू 44। तो ये इतना कॉमन एकदम से या इतना इंक्रीज़ एकदम से कैसे हुआ है? देखिए इशिता, ऐसा था कि धीरे धीरे आपने भी नोट किया होगा, हम सब ने अपना लाइफस्टाइल धीरे धीरे चेंज करना शुरू किया। पहले के टाइम पे मोबाइल का यूजेज नहीं था इतना, अब मोबाइल, एसीज, या जो हमारा रोज़ का चलना फिरना है गाड़ियों में या टू व्हीलर्स पे, तो फिज़िकल एक्टिविटी कम होती गई, या और डाइटरी हैबिट्स भी अगर आप देखेंगे तो उसमें भी काफ़ी ड्रास्टिक चेंज आया है। पहले हार्डली हम महीने, 2 महीने, 3 महीने बाद कभी बाहर आउटिंग के लिए जाते थे, खाने के लिए जाते थे। मेजरली हमारा खाना घर का खाना होता था। हाँ। अगर आप उस तरीके से नोट करोगे तो आज क्या है, आज हम जोमैटो। हर वीकेंड पे कहीं या वीकडेज में भी कहीं कोशिश करते हैं कि चलो बाहर का खाया, जंक वरना फूड हो गया। जोमैटो कर लेते हैं। हाँ, तो ये चीज़ें और हमारा लाइफस्टाइल जो चेंज हुआ है, डेफिनेटली इसने हमारी हेल्थ पे इम्पैक्ट डाला है। मैं ये कहूँगा कि आप ब्रेन स्ट्रोक ही ना, इनफैक्ट अगर आप हार्ट रिलेटेड डिजीज़ भी देखोगे, लंग रिलेटेड डिजीज़ भी देखोगे, तो इन सब में जो प्रेवलेंस है डिजीज़ का या इंसिडेंस है वो बड़ा है। या एक कोई एक रीज़न नहीं मैं इसको मानता, मैं ये मानता हूँ कि हाँ ठीक है, ओवरऑल जब से हमने अपनी जीने के ट्रेंड को बदला है, तब से हमारी डिजीज़ का
जो स्प्रेड है वो बढ़ा है। पहले स्ट्रोक को हम बूढ़ों की बीमारी कहते थे। या कोई 40-50 साल या 60 साल के बाद होता था किसी को स्ट्रोक, तो ठीक है, बूढ़ों की बीमारी है, ब्रेन कमज़ोर हो गया, ब्लड वेसल कमज़ोर हो गया, बीपी शुगर। बट यंगर पॉपुलेशन में स्ट्रोक होना एक काफ़ी एक चिंता का एक सेंटर है, एक कंसर्न है। और ये डेफिनेटली अब एज रिलेटेड बीमारी नहीं रही है, अब ये लाइफस्टाइल रिलेटेड बीमारी है। आप इसी तरह अगर सब्सटेंस अब्यूज़ की भी बात करोगे तो देखो, अल्कोहल कंजप्शन, स्मोकिंग या और सब्सटेंस अब्यूज़ वो भी बढ़ गए हैं। आप अगर करेक्ट। पंजाब का ही डाटा लेके देखोगे तो कितना ज़्यादा है सब्सटेंस अब्यूज़। ये सारे रीज़न मिलके कंट्रीब्यूट कर रहे हैं कि यंगर पॉपुलेशन में स्ट्रोक होना बढ़ रहा है। बढ़ रहा है। पर लोग ज़्यादातर सब्सटेंस अब्यूज़ के लिए तो ये कहते हैं हमें जी स्ट्रेस बहुत है, हमें स्ट्रेस रिलीव करना है। मैं ये कहूँगा कि अगर कोई इंसान इम्प्रूव करना चाहता है, किसी भी प्रॉब्लम से निकलना चाहता है, तो उसको काउंसलिंग लेनी चाहिए, उसको सलाह लेनी चाहिए। तो अगर आप किसी भी प्रॉब्लम से या कोई भी परेशानी से जूझ रहे हैं डे टू डे लाइफ में, स्ट्रेस हो गया, हम सारे स्ट्रेस में किसी ना किसी फॉर्म में होते हैं, तो उस सिनेरियो में आपको एक जेन्युइन ओपिनियन लेना चाहिए फ्रॉम ए न्यूरोलॉजिस्ट, फ्रॉम ए साइकेट्रिस्ट, फ्रॉम ए साइकोलॉजिस्ट कि हम अपनी डे टू डे रूटीन लाइफ में स्ट्रेस से कैसे निकलें या कैसे फेस करें। और ये काफ़ी हद तक हेल्पफुल हो सकता है पेशेंट में। ये कहना कि हाँ यार स्ट्रेस है और इसी वजह से हम सब्सटेंस अब्यूज़ करते हैं, ये कोई आंसर नहीं है, ना ही ये कोई सोल्यूशन है। करेक्ट। अल्टीमेटली आप अपने आप को दिन ब दिन टाइम से आगे जाने पे बीमार ही बनाओगे रादर देन कि उस स्ट्रेस से निकल पाओगे। तो इसका कोई ये स्ट्रेस को रिलीव करने का सब्सटेंस अब्यूज़ कोई सोल्यूशन नहीं है। ऑल्सो आई थिंक कि वो स्ट्रेस को सिर्फ आप उस टाइम के लिए नम्ब हो जाते हो, बट आपका स्ट्रेस एक्चुअल में जाता नहीं। बिल्कुल एग्जैक्टली। तो कमिंग बैक, ब्रेन स्ट्रोक एक्चुअली क्या होता है अगर समझाना हो? मेडिकल टर्म्स तो हमें अच्छे से समझ नहीं आएंगी, लेमैन में कि ब्रेन स्ट्रोक क्या है। आप देखिए कि ब्रेन एक किस्म से हमारी बॉडी का एक ट्रांसफार्मर है। हमारी बॉडी के हर एक ऑर्गन को, हर एक हिस्से को, चाहे पैर का अंगूठा तक है, उस सब का कंट्रोल ब्रेन में है। और ब्रेन में ये फंक्शंस या ये कंट्रोल अलग अलग एरियाज़ में डिवाइड किए जाते हैं। तो ब्रेन का एक पार्ट, राइट पार्ट, कुछ फीचर्स या कुछ फंक्शंस को कंट्रोल करता है, लेफ्ट पार्ट कुछ फंक्शंस या फीचर्स को कंट्रोल करता है। जब ब्रेन के किसी एरिया में उसकी जो ब्लड सप्लाई है वो जब रुक जाती है, अब वो ब्लड सप्लाई रुकने का कारण चाहे उस ब्लड वेसल में क्लॉट बन जाना या उस ब्लड वेसल का रप्चर हो जाना, टूट जाना। ठीक है। मान लीजिए एक ब्लड वेसल एक पर्टिकुलर एरिया को सप्लाई कर रही है और उधर ब्लॉकेज आ गई, तो ऑब्वियसली उस एरिया को सप्लाई नहीं गई। जब वो एरिया प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं लेता है तो वो एरिया धीरे धीरे डेड होना शुरू हो जाता है। इस डेड होने की प्रोसेस को हम स्ट्रोक कहते हैं। तो स्ट्रोक को हम ब्रॉडली दो ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। एक जहां पर ब्लड सप्लाई रुक गई, जिसको हम इस्कीमिक स्ट्रोक कहते हैं, या क्लॉट बनना। और दूसरा हो गया हेमरेजिक स्ट्रोक, जहां वो ब्लड सप्लाई टोटली रप्चर ही हो गई या वो बर्स्ट हो गई, जो ब्लड वेसल थी वो टूट गई और ब्रेन में ब्लड फैल गया, तो उसको हम हेमरेजिक स्ट्रोक कहते हैं। तो ब्रेन स्ट्रोक और ब्रेन हेमरेज में यही फ़र्क है, क्लॉट और रप्चर का। तो जो ब्रेन स्ट्रोक है दैट कंप्राइजेज ऑफ टू टाइप्स। ओके। वन इज इस्कीमिक क्लॉट, अनदर इज हेमरेजिक ब्लीडिंग। ओके। एंड दोनों ट्रीटेबल है?
देखिए, जहाँ तक क्लॉट की बात है, उसके लिए ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं, बट जो क्लॉट की ट्रीटमेंट है दैट इज़ ऑल टाइम बेस्ड। अगर समय पे उस पेशेंट को हॉस्पिटलाइज किया जाए, देखिए ये डायग्नोज करना घर में बैठ के कि मान लीजिए किसी को स्ट्रोक हुआ है, तो कोई ये नहीं डायग्नोज कर पाता कि इसको क्लॉट बना है कि इसका हेमरेज हुआ है। हाँ। तो चाहे जो मर्जी बना हो, उस पेशेंट को अगर फैमिली मेंबर्स या फ्रेंड्स या कोई भी उस पेशेंट को एक स्ट्रोक रेडी हॉस्पिटल में लाता है, जहां एक बेसिक स्कैन से इस चीज़ को डायग्नोज किया जाता है कि हाँ ये क्लॉट है कि हेमरेज है, और टाइम रहते अगर उस क्लॉट को डायग्नोज किया जाए, उसको ट्रीट किया जाए, तो काफ़ी हद तक ब्रेन रिकवर कर सकता है। जैसे मैंने ओके। बताया टाइम बाउंड तो 4.5 घंटे हैं। जितनी जल्दी पेशेंट हॉस्पिटल पहुंचेगा उतना उसका ब्रेन डैमेज होने से बचेगा, उतना कम टाइम लगेगा डॉक्टर को उस पेशेंट को ट्रीट करने में, उतना ही कम टाइम लगेगा पेशेंट को रिकवर होने में, और उतना ही कम टाइम लगेगा पेशेंट को घर जाने में। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो हेमरेजिक स्ट्रोक है, जिसमें मैंने बताया कि ब्लड वेसल टूट जाती है, रप्चर हो जाती है और ब्रेन में ब्लड जमा हो जाता है, उसका अनफॉर्चुनेटली कोई डायरेक्ट ट्रीटमेंट नहीं है। काफ़ी मेडिसिन्स या काफ़ी तरीके ट्राई किए गए हैं अभी तक, लेकिन अभी तक ऐसी कोई दवाई नहीं बनी जो ब्रेन हेमरेज को इमीडिएटली रोक पाए। हम एक इनडायरेक्ट मेथड से उन ब्रेन की हेमरेज को रोकने की कोशिश करते हैं, उसके डैमेज को मिनिमाइज़ करने की कोशिश करते हैं। अल्टीमेटली कई बार हमें सर्जरी तक करनी पड़ जाती है जस्ट पेशेंट के सर्वाइवल के लिए। बट ये कहूँगा कि दोनों ही स्ट्रोक खतरनाक हैं, और दोनों ही स्ट्रोक में पेशेंट का जल्द से जल्द हॉस्पिटल पहुंचना ज़रूरी है। ठीक है। और वैसे तो आपने मोटा मोटा तो बताया कि कॉजेज़ क्या होते हैं ब्रेन स्ट्रोक के, पर अगर आपको पिन पॉइंट करना हो कि हाँ ये हैं कॉजेज़, तो वो क्या होंगे? मैं सबसे बड़ा कारण मानूंगा ओबेसिटी। ओके। ओबेसिटी आप देखोगे कि एक 15 साल का बच्चा या 20 साल का बच्चा भी मोटा हो सकता है उसको हाइपरटेंशन या डायबिटीज़ ना हो, बट अगर ओबेसिटी स्टार्ट हुआ है तो ऑब्वियसली उसका रिस्क फैक्टर उसी टाइम से स्टार्ट हो गया है, और इसके बाद ही ये ओबेसिटी या मोटापा ही बीपी या शुगर या और ब्लड वेसल की ब्लॉकेज होना, ये सारी बीमारियों को जन्म देता है। तो अगर मैं कारण मानूंगा तो मैं लिस्ट में सबसे पहले ओबेसिटी को रखूंगा, फिर हाइपरटेंशन या डायबिटीज़ जैसी बीमारी। इसके अलावा भी काफ़ी बीमारियां होती या कंडीशंस होती हैं या रिस्क होते हैं, जैसे खून में ऑलरेडी एक ऐसी डिजीज़ होना जिसमें खून का गाढ़ा रहना, एक सिचुएशन ऐसी रहती है कि खून गाढ़ा ही रहता है, या पेशेंट स्मोकिंग या अल्कोहल लेता है, या कोई और सब्सटेंस अब्यूज़ है। तो ऐसी काफ़ी बीमारियां होती हैं जिनकी वजह से स्ट्रोक हो सकता है। हार्ट में कोई क्लॉट बनते रहना या हार्ट की रिदम रेगुलर नहीं रहना। बट इन सब में अगर हमें फोकस करना चाहिए तो सबसे ज़्यादा सबसे ज़रूरी है कि ओबेसिटी, हाइपरटेंशन और डायबिटीज़ पे, क्योंकि मैक्सिमम पेशेंट जो स्ट्रोक के होते हैं उनमें इनमें से कोई ना कोई प्रॉब्लम ज़रूर होती है। पर इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि जिसको कोई बीमारी ना हो उसको स्ट्रोक नहीं हो सकता? नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। देखो, ये जो रिस्क फैक्टर्स हैं दे आर पार्शली मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स, कि आप इनको एडजस्ट कर सकते हो, बट अनफॉर्चुनेटली देयर आर नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स। कुछ ऐसे रिस्क फैक्टर्स जिनका इंसान कुछ नहीं कर सकता, जैसे एज। विद एज हम सब में स्ट्रोक डेवलप होने का रिस्क बढ़ता जाता है। 60 साल की उम्र में अगर मान लीजिए 5% स्ट्रोक का रिस्क है, तो 70 साल की उम्र में वो बढ़ के
10% हो सकता है, 80 साल की उम्र में वो 20% हो सकता है, विदाउट कि उस पेशेंट को कोई डायबिटीज़, हाइपरटेंशन या कोई लाइफस्टाइल अच्छा है, बट स्टिल रिस्क फैक्टर है। उस चीज़ का हम कुछ नहीं कर सकते। हमें फिर भी यही करना चाहिए कि अपना लाइफस्टाइल अच्छा रखें। और एक बात और बताऊं, इसी तरह एज या कोई भी जेंडर है उसमें रिस्क है, या कोई एक पॉपुलेशन एरिया है, जैसे एशियन पॉपुलेशन में स्ट्रोक होने का रिस्क बढ़ता है, या अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री है, पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स में अगर स्ट्रोक है तो आप में रिस्क रहता है। बट ये दीज आर नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर, इसका एक इंडिविजुअल कुछ नहीं कर सकता। लेकिन जिन पेशेंट्स में कोई और डिजीज़ ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो, जब वो 60, 70, 80 साल की उम्र में अगर बाई चांस उनको स्ट्रोक होगा भी, तो हमने मतलब एक पर्सनल एक्सपीरियंस में बताऊं तो उनका स्ट्रोक जो होता है ना, वो काफ़ी छोटा होता है। मीन्स कि जो ब्रेन डैमेज होता है वो भी काफ़ी मिनिमल होता है और पेशेंट अच्छा रिकवर करता है। तो किसी का ये कहना कि यार मैं तो बहुत अच्छा खाना पीना रखा, मैंने लाइफस्टाइल अच्छा रखा, मेरे को स्ट्रोक हो गया, तो मेरे को क्यों स्ट्रोक हुआ? तो स्ट्रोक होना एक नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर के रीज़न भी हो सकते हैं। लेकिन ये हमेशा याद रखिए कि अगर हम कंपेयर करें एक ऐसा इंसान जिसको हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, ओबेसिटी जैसे रिस्क फैक्टर हैं, वर्सेस एक ऐसा इंसान जिसका लाइफस्टाइल बड़ा अच्छा है, या जो रेगुलर एक्सरसाइज करता है, कोई एडिक्शन नहीं है, उसका स्ट्रोक जो है वो काफ़ी बेटर वे में रिकवर होता है। उसका जो न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट या जो हम कहते हैं कि पैरालिसिस जो है वो मिनिमम रहता है। तो इसलिए एम्फसाइज करना चाहिए कि हाँ, चाहे बीमारी है या नहीं है, आपका लाइफस्टाइल जो है हर उम्र में, हर एज में बेटर रहना चाहिए। बट आई थिंक मतलब सॉरी मैं आपको कॉन्ट्राडिक्ट कर रही हूँ, पर ये भी फिर चांस की बात है, एक्सेप्शन सब में होंगे। बिकॉज मेरे जो दादाजी थे वो कम्प्लीटली हेल्दी, मतलब इवन इन हिज लेट 70s 80s हेल्दी, कोई बीमारी नहीं, कोई एडिक्शन नहीं, रेगुलर एक्सरसाइज एवरीथिंग। बट उनको जब पैरालिसिस हुआ तो पहले एक हुआ, फिर आई थिंक थोड़े घंटों के बाद फिर से हुआ, बट देन ही कुडंट सर्वाइव। मतलब ही वॉज ऑन बेड फॉर 4-5 years बट ऐसा मैंने तभी बोला कि मैक्सिमम चांसेस ये होते हैं, मैक्सिमम पेशेंट्स में हम देखते हैं कि स्ट्रोक जो है वो जिनको हम कहते हैं कि माइनर स्ट्रोक्स रहते हैं, बट ऐसा एब्सोल्यूट नहीं है। तो कई पेशेंट्स को मेजर स्ट्रोक भी होते हैं। तो स्टिल इसका हमारी जो लाइफस्टाइल है उससे बहुत एक क्लोज रिलेशन है कि अगर हमारा लाइफस्टाइल लाइफ लॉन्ग अच्छा रहेगा तो ज़्यादा चांसेस ये हैं कि या तो स्ट्रोक या हार्ट जैसी भी प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। बाई चांस अगर हों तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी ये होती है कि माइनर होंगी। रेयरली ऐसा हो सकता है जैसा अनफॉर्चुनेटली आपके ग्रैंडफादर के साथ हुआ, तो रेयरली ऐसा हो सकता है कि मेजर स्ट्रोक भी हो। एक आपने जेनेटिकली भी बात करी थी कि अगर आपके ग्रैंड पेरेंट्स को, तो अगर मान लो एक जनरेशन स्किप हो गई कि ग्रैंड पेरेंट्स को हुआ या उनको कोई डिजीज़ था पर पेरेंट्स को नहीं हुआ, तो क्या उसके बाद भी मतलब नेक्स्ट जनरेशन को आ सकता है कि फिर वो चेन टूट जाती है? नहीं, ऐसा देखिए, ऐसा नहीं होता कि हम उस चेन को या उन चीज़ों को ज़्यादा स्टडी करते हैं या जेनेटिक एनालिसिस करते हैं। बस हम ये मान के चलते हैं कि अगर किसी को फैमिली में पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, किसी को हार्ट, ब्रेन या इस तरह की कोई प्रॉब्लम है, तो हमें अपना लाइफस्टाइल अच्छा रखना है। वो ज़रूरी नहीं है कि फर्स्ट डिग्री या सेकंड डिग्री या और आगे जनरेशन्स जो हैं उधर तक ही रखना है। तो आपसे आगे की जनरेशन या उनसे आगे की जनरेशन, इन सबको अपना लाइफस्टाइल ठीक रखना चाहिए। ठीक है, तो ऐसा चेन कंटिन्यूटी में है या ब्रेक हो चुकी है, इस चीज़ को हम ना प्रैक्टिकली रीड नहीं करते। आपने स्मोकिंग बोला, अल्कोहल बोला, क्या लैक ऑफ स्लीप भी एक रीज़न हो सकता है ब्रेन स्ट्रोक का? लैक ऑफ स्लीप
डायरेक्टली तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ, स्लीप से जुड़े हुए काफ़ी कारण ऐसे होते हैं जिनमें स्ट्रोक हो सकता है। एक बड़ी हमारे में एक डिजीज़ ऐसी होती है जिसको हम कहते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया। पेन, मोटापे से जुड़ी हुई बीमारी। जब पेशेंट बहुत ज़्यादा ओबीस हो तो उसको रात को सोने के टाइम पे आपने देखा होगा स्नोरिंग बड़े करते हैं। कई बार पेशेंट्स जो हैं वो स्नोर बड़ा करते हैं और डे टाइम पे वो बड़ा शॉर्ट नैप्स लेते रहते हैं। 5 मिनट के लिए कुर्सी पे बैठे सो गए, गाड़ी में बैठे सो गए। तो इस तरह की एक कंडीशन होती है ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया। उनकी स्लीप जो है वो रात को डिस्टर्ब रहती है बिकॉज ब्रेन प्रॉपर ऑक्सीजनेशन नहीं ले पा रहा होता। तो वो एक बड़ा कॉमन कारण है जिसमें स्ट्रोक होने के चांसेस होते हैं। बट आज आके हम उसी कंडीशन पे पहुंचेंगे कि ये सारी बीमारियों की जो जड़ है ना वो मोटापा है। आप अगर एक डिजीज़ को कटेल कर सकते हो, एक डिजीज़ को कंट्रोल कर सकते हो, तो आप ये सारी बीमारियों से बच सकते हो। दूसरा, लैक ऑफ स्लीप, आप स्ट्रेस, एंग्जाइटी, फियर, ये सारे फैक्टर्स कंसीडर करते हो कि जिन पेशेंट्स में एंग्जाइटी रहती है, स्ट्रेस रहती है, वो टाइमली नहीं सोते या नींद ना आने की वजह से वो या कोई कैफिनेटेड ड्रिंक्स बहुत ज़्यादा लेते हैं, स्मोकिंग ज़्यादा करते हैं, तो उनका लाइफस्टाइल बिगड़ा है। तो जब जब ब्रेन को प्रॉपर रेस्ट नहीं मिलेगी तो वो किसी ना किसी ऑड वे में रिएक्ट ज़रूर करेगा। तो उससे भी चांसेस बन सकते हैं कि पेशेंट को स्ट्रोक या इस तरह की कोई और प्रॉब्लम ना हो। बहुत जगह ये बोला जाता है कि जो हार्ट डॉक्टर्स होते हैं वो कहते हैं कि 1 ग्लास ऑफ रेड वाइन इज़ गुड फॉर दी हार्ट। तो क्या ये फिर ब्रेन के लिए भी ठीक है? नहीं, अनफॉर्चुनेटली हम लोगों में न्यूरोलॉजी में ऐसा कोई स्कोप नहीं है। इवन ए ड्रॉप ऑफ अल्कोहल इज़ इंजूरियस टू योर ब्रेन। सिंगल ड्रॉप ऑल्सो? तो ब्रेन जो है बेसिकली बड़ा सेंसिटिव ऑर्गन है। आप ये मान के चलो कि बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स हैं उसके लिए कोई ना कोई सर्जिकल या मेडिकल तरीके हैं उसको रिवाइव करवाने के। आज की डेट में लंग ट्रांसप्लांट, हार्ट ट्रांसप्लांट, लीवर, किडनी, सब कुछ ट्रांसप्लांट किया जा सकता है अगर बाई गॉड फॉरबिड अगर ऐसा कोई ऑर्गन कंप्लीटली डैमेज हो गया। बट ब्रेन नहीं किया जा सकता। ब्रेन ट्रांसप्लांट नहीं होता? ब्रेन का जो सेल डैमेज हो गया, चाहे वो स्ट्रोक की वजह से है, चाहे वो एजिंग की वजह से है, चाहे वो डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, किसी रीज़न से अगर ब्रेन का सेल डैमेज हो जाता है तो ब्रेन वो सेल नया नहीं बनाता है। तो इसी तरह हम ये मान के चलते हैं विद टाइम अल्कोहल धीरे धीरे ब्रेन के सेल्स को वीक करता जाता है। ना ही सिर्फ ब्रेन के सेल्स को बल्कि जो हमारी स्पाइन से निकलने वाली नर्व्स हैं वो भी ब्रेन का ही एक पार्ट होती हैं, तो उन नर्व्स को भी कमज़ोर करता है। जो ये मेडुला ऑब्लोंगेटा बोल जो स्पाइन है हमारी, जो बैक स्पाइन है, वहाँ से जो नर्व्स हमारे हाथों में, लेग्स में जब जाती हैं तो अल्कोहल हमारे ब्रेन को और हमारी नर्व्स को रेगुलरली कमज़ोर करता जाता है। हाँ, अगर हम एक सर्टेन टाइम के बाद अल्कोहल बंद करें और हेल्दी लाइफस्टाइल अटेन करें तो एक सिचुएशन ऐसी आ सकती है कि हाँ पेशेंट रिकवर कर जाता है। बट वही बात है कि अगर हम थोड़ा सा किसी को बोलते हैं कि हाँ यार थोड़ा सा लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो वो फिर उस थोड़े की कोई लिमिट नहीं रहती है। तो इसलिए ब्रेन की तरफ से या न्यूरोलॉजी की तरफ से एब्सोल्युटली नो। मतलब अगर आपका ब्रेन सेल वीक हो जाएगा तो आप फिर भी उसको रिकवर कर सकते हो, पर अगर वो डेड हो गया तो उसको ठीक कर ही नहीं सकते। ब्रेन सेल वीक के लिए तो कोई ऐसा आई मीन देयर इज़ नो इन्वेस्टिगेशन जस्ट टू असेस वेदर ब्रेन इज़ हैविंग वीक सेल्स और नॉट। ये तो हम जस्ट प्रिज्यूम करते हैं। अगर एक पेशेंट ये कहता है कि हाँ मेरे को कुछ ऐसा फील होता है या ब्रेन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हमें बताता है, और अगर हम ये हिस्ट्री से
एक्सट्रैक्ट करते हैं कि हाँ यार इसका लाइफस्टाइल अच्छा नहीं है, स्मोकिंग करता है या अल्कोहल लेता है, तो हम उनको यही समझाते हैं कि आप ब्रेन को कमज़ोर कर रहे हो, ब्रेन सेल्स वीक हो रहे हैं, तो बेटर है कि पहले ये सारी चीज़ें छोड़ो। डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हमारा टारगेट यही होता है कि पेशेंट को एक हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ डायरेक्ट किया जाए, रैदर देन कि वो अपने ये जो सब्सटेंस अब्यूज़ है इसको कंटिन्यू रखें। बिकॉज अल्टीमेटली उसकी वजह से जब ब्रेन को डैमेज होगा तब मुश्किल हो जाएगा पेशेंट को मैनेज करना, रिकवर करना। बिल्कुल। और सर ब्रेन स्ट्रोक के सिम्टम्स क्या होते हैं? ब्रेन स्ट्रोक जब भी हाँ, अगर हम कॉमनली किसी एक इंसान को ये समझाना हो या एक अवेयरनेस के तौर पे हमें बताना हो, तो एक बड़ा सिंपल एक वर्ड याद रखने की ज़रूरत होती है, बी फास्ट उसको हम कहते हैं। बी फास्ट, BEFAST। तो बी से मतलब है बैलेंस। तो अगर एक इंसान सीधा चलते चलते उसका बैलेंस बिगड़ रहा है या वो प्रॉपरली खड़े नहीं हो पा रहे और ये चीज़ अचानक हुई है, तो इसका मतलब है हमें ये समझना चाहिए कि शायद पेशेंट को स्ट्रोक के सिम्टम डेवलप हो गए। ई स्टैंड्स फॉर आई डिस्टर्बेंस। जब एक इंसान को देखने में या क्लियरिटी नहीं है या डबल नज़र आ रहा है, तो वो भी स्ट्रोक का साइन हो सकता है। ए स्टैंड फॉर आर्म और लेग वीकनेस। तो एक हाथ में या टांग में किसी किस्म की कमज़ोरी फील करना, स्पेशली एक साइड पे, और वो भी अचानक। सी हर एक सिम्टम जो है वो अचानक हो तभी हम उसको स्ट्रोक सस्पेक्ट करते हैं। ठीक है। तो आर्म या लेग की वीकनेस, जो सोना बोलते हैं कि हाँ सो गया। सुन्न होना भी, लेकिन अगर वो अचानक होता है तभी उसको स्ट्रोक सस्पेक्ट किया जा सकता है। अगर कोई पेशेंट ये कहे मैं पिछले 2 महीने से नोट कर रहा हूँ कि मेरा हाथ सुन्न है, तो तब इसका मतलब स्ट्रोक नहीं है। स्ट्रोक हमेशा सडन होगा, जस्ट लाइक एन हार्ट अटैक। तो वो सडन होगा तो आर्म या लेग की वीकनेस, BEF, सॉरी मैंने एफ नहीं बोला, एफ का मतलब है फेस। फेस का टेढ़ा होना या टिल्ट होना या फेस में थोड़ी सी भी एसिमेट्री नज़र आए, तो फेस की एसिमेट्री भी स्ट्रोक के सिम्टम में इंक्लूड होती है। तो अगर ऐसा है तो हो सकता है पेशेंट को स्ट्रोक हो रहा। ए जैसे मैंने बता दिया, आर्म्स या लेग। एस मीन्स स्पीच। अगर एक पेशेंट या तो क्लियर नहीं बोल पा रहा है या जो बोल रहा है वो कंफ्यूजनल टॉक है, मतलब अगर वो कप की बजाय पेन बोल रहा है, यहाँ कुछ बोलने, अपने नाम बोलने की बजाय एड्रेस बता रहा है, अचानक उसकी स्पीच एक कंफ्यूजिंग सी स्पीच हो गई है, वो एक प्रॉपर क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पा रहा है, तब भी हो सकता है पेशेंट को स्ट्रोक स्टार्ट हो गया हो। और टी मीन्स टाइम। टाइम का याद रखिए कि जितनी जल्दी आप अपने पेशेंट को एक स्ट्रोक रेडी हॉस्पिटल में ले जाते हैं, उतना जल्दी पेशेंट का डायग्नोसिस होता है, उतना जल्दी पेशेंट की ट्रीटमेंट स्टार्ट होती है और उतना ही पेशेंट का आउटकम बेटर होता है। तो BEFAST, बी फास्ट, तो ये एक वर्ल्ड वाइड एक वर्ड है जो यूज़ किया जाता है जस्ट एक स्ट्रोक सिम्टम्स की अवेयरनेस के लिए। हालांकि स्ट्रोक किसी भी फॉर्म में आ सकता है, किसी भी और सिम्टम्स में भी आ सकता है, बट कॉमनली मेजर जो स्ट्रोक्स होते हैं वो इस तरह के सिम्टम्स लेकर ही पेशेंट हमारे पास आते हैं। हाँ, ये एक अनफॉर्चुनेट बात ज़रूर है कि स्ट्रोक के बारे में पता होने के बावजूद भी कई बार पेशेंट हॉस्पिटल में टाइम पे नहीं पहुंचते हैं, जिसकी वजह से हम जो उनको डेफिनेटिव ट्रीटमेंट देना चाहते हैं वो नहीं दे पाते। ठीक है। और वो टाइम कितना है? 4.5 घंटे। 4.5 घंटे का मतलब ये है कि अगर पेशेंट 3.5 घंटे के अंदर अंदर हॉस्पिटल पहुंचता है तो उस पेशेंट को देखना, इन्वेस्टिगेट करना, एग्जामिन करना और सारे स्कैन्स के बाद हम फैमिली को एक क्लियर एक पिक्चर उनको शो करते हैं कि पेशेंट का ये स्ट्रोक है, इस तरह का स्ट्रोक है और इस तरह की ट्रीटमेंट अवेलेबल है। तो उनके कंसेंट के बाद उस पेशेंट को वो थेरेपी स्टार्ट की जाती है।
एक इंजेक्शन होता है, तो स्टार्ट करने के लिए वो इंजेक्शन से उस पेशेंट के क्लॉट को रोकने की कोशिश की जाती है। अगर वो क्लॉट उस इंजेक्शन से रुक जाए या हमें लगे कि हाँ ये सफिशेंट है, कोई मेजर ब्लॉकेज नहीं है उसकी ब्लड वेसल में, तो क्लॉट उस इंजेक्शन से काफ़ी अच्छे हद तक रिस्पांस दे देता है। बट अगर क्लॉट रुक जाए मतलब? मीन्स कि अगर पेशेंट का जो पैरालिसिस है या जो भी उसका डेफिसिट है, अगर वो नहीं बढ़ता है, इंजेक्शन देने के बाद वो नहीं बढ़ता है, या इंजेक्शन देने के साथ साथ ही जब हम उसके बाकी टेस्ट भी करते हैं, एंजियोग्राफी जैसे होती है वो टेस्ट करते हैं, और अगर ये नज़र आए कि उसकी ब्लड वेसल जो हैं वो ठीक हैं, दैट मीन्स वो क्लॉट जितना था उतना का उतना ही रहा है, तब हम सिर्फ वो इंजेक्शन थेरेपी से उस पेशेंट के क्लॉट को घुलने का टाइम देते हैं या ब्रेन के डैमेज को मिनिमाइज करते हैं। बट अगर एंजियोग्राफी में ये नज़र आता है कि उसकी जो ब्लड वेसल है वो ऑलरेडी ब्लॉक्ड है या मेजर ब्लड वेसल ब्लॉक है, तब हमें इंजेक्शन के बाद उस पेशेंट को तार के ज़रिए एक प्रोसीजर होता है जिसको हम मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टमी कहते हैं, तार से उस क्लॉट को हमें निकालना पड़ता है ताकि पेशेंट की रिकवरी, पेशेंट का जो एक न्यूरोलॉजिकल स्टेटस है वो बेटर किया जा सके। ओके, तो बेसिकली जो वो इंजेक्शन होता है वो क्लॉट को पतला, वो खून को पतला कर देता है, और तभी फिर ब्रेन हेमरेज का नहीं है क्योंकि उसको वापस क्लॉट बनाने का तरीका नहीं। हाँ, इसलिए क्योंकि ये इंजेक्शन हम इस्कीमिक स्ट्रोक में ही दे सकते हैं। अगर ब्रेन में हेमरेज हो गया है तब कोई दवाई नहीं है, तब कोई इंजेक्शन नहीं दे सकते, बिकॉज वो ऑलरेडी ब्लड है, तो ये इंजेक्शन देना तो एक किस्म से उसके लिए जानलेवा साबित हो सकता है। करेक्ट। तो जैसे आपने बी फास्ट बताया, अब अगर किसी को इसमें से कोई सिम्टम आ रहा है या उसको लग रहा है कि शायद मुझे ब्रेन स्ट्रोक हो रहा है, तो उसको फिर नेक्स्ट स्टेप क्या करना चाहिए? देखिए, यही चीज़ कि अगर आपको स्ट्रोक जैसे लक्षण नज़र आ रहे हैं अपने किसी भी पेशेंट में, तो बेस्ट तरीका यही है कि उसको घर में ट्रीट करना या उस सिम्टम को ठीक होने का वेट करने से बेटर है कि उस पेशेंट को हॉस्पिटल लेकर जाया जाए, जो भी आपका नियर बाय या एक ट्रस्टेड हॉस्पिटल है जहाँ पर न्यूरोलॉजिस्ट, सीटी, एमआरआई स्कैन की फैसिलिटी या न्यूरोसर्जन या न्यूरो आईसीयू या आईसीयूज अवेलेबल हों, तो वहाँ पर ले जाने का पर्पज़ यही होता है कि उस पेशेंट को ये इंजेक्शन, अगर वो पेशेंट एक आइडियल कैंडिडेट है तो उसको टाइमली इंजेक्शन मिला, या अगर उस पेशेंट को इंजेक्शन के बाद उस प्रोसीजर की या उस सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है तो वो भी साथ के साथ हो जाए। ये जब कई बार हम ये सोचते हैं कि शायद माइनर सी तकलीफ़ है या छोटी सी प्रॉब्लम है, हल्का सा फेस टेढ़ा हुआ है, कई बार स्ट्रोक धीरे धीरे इवॉल्व होता है। तो अगर आप मान लीजिए अभी के टाइम पे अगर पेशेंट को स्ट्रोक के सिम्टम आए हैं लेकिन माइनर हैं, आप सोचते हैं कि हाँ घंटा 2 घंटा वेट करते हैं उसके बाद देखेंगे, लेकिन हो सकता है वो 2 के बजाय तीसरे, चौथे, 5वें घंटे के बाद प्रोग्रेस करे। जब आप 4.5 घंटे के बाद हॉस्पिटल पहुंचेंगे तब उस इंजेक्शन को नहीं दिया जा सकता है, तब वो प्रोसीजर करना भी हो सकता है उतना फ्रूटफुल या उतना बेनिफिशियल ना हो। हालांकि ये पेशेंट टू पेशेंट या स्कैन टू स्कैन वेरी करता है कि किस पेशेंट में किस स्टेज पे क्या ट्रीटमेंट ऑफर की जाए, बट मेजरली हमने ये देखा है कि जो पेशेंट जल्दी पहुंचते हैं हॉस्पिटल उनका ट्रीटमेंट आउटकम जो है वो काफ़ी बेटर रहता है। तो ऑनसेट फर्स्ट सिम्टम से टू दैट इंजेक्शन द टाइम ड्यूरेशन मैक्सिमम इज 4 hours 30 minutes। तो अगर वो क्रॉस हो जाए तो फिर वो थ्रोम्बेक्टमी, मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टमी करके एक प्रोसीजर होता है, दैट प्रोसीजर इज टू बी डन डिपेंडिंग अपॉन पेशेंट्स क्लिनिकल स्टेट एज वेल एज एंजियोग्राफी फाइंडिंग्स। तो अगर ब्रेन की जब हम एंजियोग्राफी करते हैं उसमें अगर ये नज़र आए कि इसकी ब्रेन की वेसल्स में अभी भी क्लॉट है और मेजर क्लॉट है
और पेशेंट की कंडीशन काफ़ी मेजरली इन्वॉल्व है स्ट्रोक की वजह से, तब वो जो मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टमी है उससे उस क्लॉट को रिमूव किया जा सकता है। ये कोई बड़ा चीरा या बड़ा ब्रेन की कोई मेजर सर्जरी उस तरह से नहीं है। आराम से आज की डेट में हर एक मेजर हॉस्पिटल्स जो भी स्ट्रोक जैसी बीमारियों से डील करते हैं वहाँ अवेलेबल होती है, और बड़ा सेफ़ और बड़ा मैं कहूँगा कि ये पेशेंट के लिए बड़ा अच्छा प्रोसीजर होता है, बिकॉज मेजर क्लॉट रिमूव करने से उसका काफ़ी सारा डेफिसिट जो है वो बड़ी जल्दी रिकवर होने के चांसेस हो जाते हैं। और आपने आइडियल कैंडिडेट भी बोला था, तो उसमें कौन आते हैं? आइडियल कैंडिडेट इन ए सेंस कि जब हम एक स्ट्रोक का पेशेंट देखते हैं तो हमारे पास कुछ चेकलिस्ट होती है जिसमें हमें ये देखना पड़ता है कि इस पेशेंट में थ्रोम्बोलिसिस या मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टमी करनी चाहिए, की जा सकती है या नहीं की जा सकती है। सो इंडिकेशंस एज वेल एज कंट्राइंडिकेशंस। सो कंट्राइंडिकेशंस भी देखनी पड़ती हैं कि कहीं इस पेशेंट को इंजेक्शन देने से कोई खतरा तो नहीं है, जिसमें जैसे ब्लड का ऑलरेडी, अगर एक पेशेंट कोई ब्लड थिनर ऑलरेडी खा रहा है या वो इमीडिएटली कुछ खाकर आया है, तो उसमें चांसेस होते हैं कि इंजेक्शन से उसके क्लॉट के बाद ब्लीडिंग भी होने का रिस्क रहता है। बट ये सारी सिनेरियोज़ को हम एक बार पूरी तरह डिटेल में चेक करते हैं। विद इन 20-30 मिनट्स हमें ये सारा सिनेरियो मिलता है, तभी हम प्रोसीजर के लिए आगे प्रोसीड करते हैं। तो ऐसा क्यों है कि मतलब यही टाइम पीरियड है? क्या होता है अगर एक एक मिनट पास होता रहता है या वन वन? ये अगेन मैं इस पे एम्फसाइज करना चाहूँगा कि जैसा मैंने बताया कि ब्रेन के सेल्स नहीं नहीं बनते। ब्रेन के सेल्स जब स्ट्रोक होता है तो धीरे धीरे डैमेज होना शुरू हो जा रहे हैं। 1 मिनट, 1 मिनट, आप जस्ट एक बार एनालाइज करो कि 1 मिनट में ब्रेन के 1.9 मिलियन न्यूरॉन्स या 1.9 मिलियन सेल्स परमानेंटली डैमेज हो सकते हैं। मिलियन ब्रेन सेल्स परमानेंटली डैमेज हो सकते हैं। और अब इस स्टैट्स को असेस करो कि आप अगर उस पेशेंट को 1 घंटे बाद हॉस्पिटल ले जाते हो, 2 घंटे बाद हॉस्पिटल ले जाते हो, तो उसके ब्रेन्स के कितने सेल्स होंगे जो परमानेंटली डैमेज हो जाएंगे। तो स्ट्रोक का ट्रीटमेंट इसलिए टाइम बाउंड है कि मिनिमम से मिनिमम डैमेज हो, या जो सेल्स ऐसे हैं जो स्ट्रोक के आसपास हैं, जिसको हम पिनम्बरा कहते हैं, स्ट्रोक के आसपास वाला एरिया रिवर्सिबल हो सकता है विद दीज मेडिकेशंस, विद दीज प्रोसीजर्स। तो एटलीस्ट अगर वो पेशेंट मान लीजिए माइनर सा डेफिसिट रहता है बट सरवाइव कर जाता है, इंडिपेंडेंटली अपनी लाइफ जी सकता है, वो भी हमारे लिए एक्सेप्टेबल हो जाएगा। बट अगर हम उस पेशेंट को टाइमली ट्रीट ना करें और अल्टीमेटली उसका इन्फार्क्ट या क्लॉट बढ़ गया और उसका डैमेज काफ़ी मेजर हुआ कि वो चल नहीं पाया, हाथ नहीं उठा पाया या बोल नहीं पाया, खा नहीं पाया, और अल्टीमेटली आगे की लाइफ उसकी टोटली डिपेंडेंट हो जाए, बेड बाउंड हो जाए, तो ये काफ़ी बुरा और काफ़ी ख़राब सिनेरियो रहेगा पेशेंट के लिए। तो इसीलिए ब्रेन के सेल्स को बचाना ज़रूरी होता है। आप नए ब्रेन के सेल्स नहीं डेवलप कर सकते, आप एक्सटर्नली कुछ ऐसी कोई ट्रीटमेंट नहीं दे सकते जिससे ब्रेन के नए सेल्स आ जाएंगे। तो इसलिए जो डैमेज है उसको मिनिमम से मिनिमम किया जाने की कोशिश की जाती है। एक मैंने कहीं पे पढ़ा था कि प्लास्टिसिटी करके कुछ है जो इवॉल्व करता है ब्रेन सेल्स, या हमने पहले भी बोला था कि मोटर स्किल्स हम तब भी शायद किसी के डेवलप कर सकते हैं। तो अगर किसी को ब्रेन स्ट्रोक की वजह से या किसी भी XYZ रीज़न की वजह से ब्रेन सेल्स में डैमेज की वजह से अगर उनके मोटर स्किल्स ख़राब होते हैं, जैसे हाथ नहीं, जैसे आपने बोला हाथ नहीं या पैर नहीं, क्या कोई स्कोप होता है कि बेटर हो सके? एक
एब्सोल्युटली नॉर्मल उसको कर देना, उस फंक्शन को नॉर्मलाइज कर देना, ऐसा तो पॉसिबल नहीं होता, बट पेशेंट एक इंडिपेंडेंट लाइफ जी सके, या उस फंक्शन, जो वो फंक्शन लूज कर चुका है, उस फंक्शंस को थोड़ा बहुत रिकवर कर सके। तो इसमें रिहैबिलिटेशन या न्यूरोप्लास्टिसिटी का रोल है। तो ये चीज़ें अभी इवॉल्व हो रही हैं। एक आप कह लीजिए कि रूरल पॉपुलेशन तक पहुंचते पहुंचते हमें बहुत साल लगेंगे। आज की डेट में अर्बन पॉपुलेशन में भी स्ट्रोक के बारे में अवेयरनेस, या इनके जो ट्रीटमेंट मोडेलिटीज़ हैं उसके बारे में भी अवेयर करना अभी हमारे लिए बड़ा एक डिफ़िकल्ट टास्क है। अगर न्यूरोप्लास्टिसिटी या रिहैबिलिटेशन की बात करें, उसके लिए हमारे पास टाइम मिलता है, बट हमें पहले ही ये सोच के रखना चाहिए कि स्ट्रोक ना हो, और दूसरा, गॉड फॉरबिड अगर स्ट्रोक हो, तब हमें उस शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में क्या स्टेप्स लेने हैं। बिकॉज इसका ट्रीटमेंट जो है वो वर्ल्ड वाइड सेम है। अगर आप एक बेस्ट ट्रीटमेंट या एक डेफिनेटिव ट्रीटमेंट की तरफ ऑप्ट करते हैं, तो स्ट्रोक से बचा जा सकता है, रिकवर किया जा सकता है, और उस जो माइनर फंक्शन जो डिस्टर्ब हुआ है उसको हम रिहैबिलिटेशन या न्यूरोप्लास्टिसिटी से अच्छे से रिकवर करवा सकते हैं। तो आपने स्कीमिक स्ट्रोक का तो काफ़ी हद तक ट्रीटमेंट हमें समझा दिया। जो ब्रेन हेमरेज वाला स्ट्रोक होता है उसका मतलब, अगर वो किसी को हुआ तो बिल्कुल चांसेस कम है बचने के। ऐसा नहीं है। ब्रेन हेमरेज जो है बेसिकली वो मोस्ट ऑफ द टाइम जो रिस्क फैक्टर्स जैसे हम कहते हैं ना, तो रिस्क फैक्टर्स की वजह से, अगर इसमें कॉमनली हाइपरटेंशन एक बड़ा कॉमन रिस्क फैक्टर्स है। तो हाइपरटेंशन मीन्स कि बीपी ज़्यादा हो गया, तो आपको उस ब्रेन की हैमरेज को रोकने के लिए बीपी को कंट्रोल करना ज़रूरी होता है। तो विद इन 24 आवर्स या एज अर्ली एज पॉसिबल बीपी के रेंज को या बीपी के लेवल को नॉर्मलाइज किया जाता है। साथ ही साथ कुछ सपोर्टिव मेडिकेशंस होती हैं जो उस ब्रेन की ब्लड जो ब्रेन में डेवलप है, उस ब्लड से जो ब्रेन में प्रेशर डेवलप हो रहा है, उस प्रेशर को कम करने के लिए कुछ इंजेक्शंस दिए जाते हैं या कुछ मेडिकेशंस दी जाती हैं। तो मैं ये कहूँगा कि देर आर इनडायरेक्ट वेज, बट उस हैमरेज को अगर आपको एब्सोल्युटली रोकना है या उसको कंटेन करना है, तो ऐसी कोई डिवाइस या ऐसी कोई तरकीब अभी नहीं बनी है। यहाँ एक अल्टीमेटली जब हमें ये लगे कि हमारे सारे जो नॉन इन्वेजिव ट्रीटमेंट्स हैं, जैसे बीपी कंट्रोल करने की कोशिश की या उनके ब्रेन के प्रेशर को कम करने की कोशिश की, ये सब करने के बावजूद भी अगर ये लगे कि पेशेंट की कंडीशन बैड टू वर्स्ट हो रही है, या उसका हैमरेज जो है जब हम रिपीट स्कैन करते हैं वो बढ़ रहा है और ब्रेन टाइम बाय टाइम बिगड़ रहा है, तब हमें अल्टीमेटली एक सर्जरी ऑप्ट करनी पड़ती है, जो मेजर एक सर्जरी होती है जिसको हम डिकम्प्रेसिव क्रेनियोटमी कहते हैं, जिससे हम वो उस ब्लड को भी इवैक्यूएट करने की कोशिश करते हैं और ब्रेन के प्रेशर को भी कम रखने की कोशिश करते हैं। बट वो सर्जरीज़ का आउटकम उतना अच्छा नहीं होता है। वो भी डिपेंड करता है पेशेंट टू पेशेंट, सेंटर टू सेंटर, और काफ़ी इसमें आई मीन एक बहुत मुश्किल सिनेरियो है। तो एक मेजर ब्रेन की सर्जरी और उससे रिवाइव करना, और जो भी पेशेंट का कॉम्प्लिकेशन का रिस्क भी इसमें ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि हैमरेज ना हो। इस्कीमिक अगर है तो उसका ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं। इनफैक्ट इस्कीमिक ट्रीटमेंट के लिए हमारा जैसे ये ट्राई सिटी है, इसमें काफ़ी मिथ्स जुड़े हुए थे। ठीक है, जैसे कि मैंने जब से यहाँ पर 2015 से प्रैक्टिस स्टार्ट किया, तो हेमरेजिक स्ट्रोक ठीक है, डायरेक्टली देयर इज़ नो ट्रीटमेंट, हाँ ठीक है, पेशेंट पहुँचते हैं, काफ़ी क्रिटिकल कंडीशन में पहुँचते हैं, काफ़ी पेशेंट्स को अनफॉर्चुनेटली हम नहीं उनको वो सर्वाइव नहीं कर पाते।
बट इस्कीमिक स्ट्रोक में हम बड़ा ये देखते थे कि पेशेंट डिले अराइवल रहता है उनका, कि हाँ हम सर पहले ये करने गए थे, पहले यहाँ गए थे, फिर यहाँ इलाज करवाया, अब नहीं ठीक हुआ, अब आपके पास आए, अब ठीक कर दो। तो उसमें रैदर देन की मेडिकल ट्रीटमेंट, एक मिथ्स या फेथ में लोग जुड़े रहते हैं कि बड़ा कॉमन है ओपियम, ओपियम का यूज। अफीम। तो ओपियम का यूजेज लोगों को ये लगता है कि ओपियम खाने से ब्रेन के स्ट्रोक को रोका जा सकता है, जबकि ऐसा बिल्कुल गलत है। तो ऐसे मिथ्स, या इनफैक्ट कई बार हमने एक दो पेशेंट देखा जिनको रूरल एरिया के, जिनको बेचारों को उतनी अवेयरनेस नहीं होती है, कैरोसिन या पेट्रोल पिला के लाया जाता है मतलब के ट्रीटमेंट, पिलाकर उनको पिलाना कि स्ट्रोक का ट्रीटमेंट है। अनअवेयरनेस, और फिर कई पेशेंट्स को लोग टाइम पे तो पहुंच जाते हैं, बट उनको टेबलेट्स की फॉर्म में कोई खून पतला करने की दवाई, एस्पिरिन, डिस्प्रिन, वो खूब सारी खिला के ले आते हैं। स्कैन करने पे पता चलता है कि नहीं, ये तो इस्कीमिक नहीं है, ये हेमरेजिक स्ट्रोक है। तो इसलिए जब भी स्ट्रोक पेशेंट हमारे पास आता है, हम उनको, पेशेंट को तो ट्रीट करते हैं, उसके साथ साथ उनकी फैमिली को, उनके फ्रेंड्स को ये मैसेज भी देते हैं कि आप जब भी घर जाओ या आपने दोबारा से अपने वापस अपनी लाइफ में जाओ, तो ये अवेयरनेस क्रिएट करो कि स्ट्रोक का ट्रीटमेंट जो है वो हॉस्पिटल में होता है, ना कि घर में, ना कि किसी पीर फकीर के पास या हकीम के पास, ना ही कोई केमिस्ट के पास कि कोई इंजेक्शन लगा देगा, दवाई लगा देगा। तो ये समझाना लोगों को बड़ा मुश्किल लगता है मेरे को। तो तब फिर एक टाइम पे मेरे दिमाग में आया कि जैसे हम सिम्टम्स समझाते हैं लोगों को कि बी फास्ट, याद रखो, तो धीरे धीरे लोगों ने ये कैच करना शुरू किया था। तो अब हमारा नेक्स्ट टास्क ये था कि लोगों को स्ट्रोक में क्या क्या ट्रीटमेंट है वो समझाएं। तो उसके लिए मैंने एक वर्ड याद रखने के लिए बोला था कि एक वर्ड याद रखिए, माइंड, MIND, माइंड। ब्रेन, माइंड एक सिंपल वर्ड है, समझ सकते हैं। ओके। तो माइंड का मतलब भी इसी तरीके से आता है कि M मीन्स मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टमी, एक लार्ज क्लॉट को रिमूव करने का प्रोसीजर है। I मीन्स इंजेक्शन थेरेपी, अगर क्लॉट छोटा है, इनफैक्ट या अगर बड़ा भी है, तब भी उस हर एक उस पेशेंट को जो 4.5 या 3.5 घंटे से पहले हॉस्पिटल पहुंचता है, उस हर पेशेंट को वो इंजेक्शन मिलना चाहिए, चाहे क्लॉट छोटा है चाहे क्लॉट बड़ा है। तो IV थ्रोम्बोलिसिस या इंजेक्शन थेरेपी। N मीन्स नोवल एंटीकोगुलेंट्स या न्यू ड्रग्स। तो ये कुछ ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनमें जो टाइम विंडो के बाद पहुंचते हैं, अनफॉर्चुनेटली वो आना भी चाहें तो पेरिफेरल एरिया से, बिकॉज ऑफ ट्रैफिक, काफ़ी सारे बैरियर्स होते हैं। वो जब हमारे पास पहुंचते हैं तो तब हमें डायग्नोज के बाद उनको ब्लड थिनर स्टार्ट करने होते हैं। तो ये कुछ ऐसे ब्लड थिनर्स हैं जो कुछ रेयर टाइप ऑफ स्ट्रोक्स में हेल्प करते हैं। ठीक है। और फाइनली D मीन्स ड्रग्स, जो ड्रग्स कॉमनली यूज होती हैं, जैसे एस्प्रिन, क्लोपिडोग्रिल, एटोरवास्टैटिन, ये ड्रग्स ऐसी होती हैं जो पेशेंट को लाइफ लॉन्ग खानी होती हैं ताकि उनको लाइफ में दोबारा स्ट्रोक ना आए। स्कीमिक स्ट्रोक। इस्कीमिक, ठीक है। तो इस्कीमिक स्ट्रोक की ट्रीटमेंट आपको एक वर्ड याद रखना है, माइंड, MIND, मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टमी, इंजेक्शन थेरेपी, न्यू एंटीकोगुलेंट्स एंड ड्रग्स लाइक एस्पिरिन। तो अब हमारा ये नेक्स्ट स्टेप है कि जो भी पेशेंट आता है उसको हम इस तरह से ये अवेयर करने की कोशिश करते हैं कि इस्कीमिक स्ट्रोक का ट्रीटमेंट आप साइंटिफिक फॉलो करें, रैदर देन कि आप मिथ्स और ये कुछ फॉल्स कोई एक अपने माइंड में नोशन बना के रखा है कि हाँ इससे ठीक हो जाएगा, उससे ठीक हो जाएगा, तो नहीं होगा।
क्योंकि ये बहुत वियर्ड भी है, क्योंकि सब्सटेंस अब्यूज़ तो आपने बताया कि वो तो रीज़न होता है, तो वही कर दिया। पेट्रोल केरोसिन तो बॉडी के लिए बना भी नहीं। हाँ, मैं काफ़ी सरप्राइज रहा कि जब लोगों ने कहा नहीं नहीं हमारे यहाँ तो यही देते हैं। ऑब्वियसली रूरल पॉपुलेशन जहाँ पर कोई एक अच्छी फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, तो लोग कई बार एक अपने जो हम कहते हैं घर के नुस्खे अपनाने की कोशिश करते हैं, तो उसमें हो सकता है किसी ने कोई सजेशन दी हो और अप्लाई किया हो। बट यही एक फैक्ट है कि हमें स्ट्रोक के बारे में अवेयर होने की ज़रूरत है, स्ट्रोक की ट्रीटमेंट के बारे में अवेयर होने की ज़रूरत है, और बेस्ट क्या है कि स्ट्रोक हो ही ना, सबसे ज़्यादा उस पे फोकस करने की ज़रूरत है। हाँ, करेक्ट। और जिसमें यही लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, सब्सटेंस अब्यूज़ ना होना, और अगर कोई भी कोमॉर्बिडिटी या कोई भी डिजीज़ है तो उसको बेटर वे में ट्रीट करना, वही इम्पोर्टेंट। क्या कोई स्कीमिक स्ट्रोक हेमरेजिक स्ट्रोक में बदल सकता है? मतलब जैसे मान लो किसी को स्कीमिक स्ट्रोक हुआ और उसने ब्लड थिनर्स ज़्यादा खा लिए, तो क्या उसका वही स्ट्रोक फिर वो रप्चर वाले स्ट्रोक में भी कन्वर्ट हो सकता है? एग्जैक्टली ऐसा होता है कि कई बार जब इस्कीमिक स्ट्रोक मेजर बड़ा इस्कीमिक स्ट्रोक जो होता है, जब हम कई बार उस इस्कीमिक स्ट्रोक को ट्रीट करने की कोशिश करते हैं, ऑब्वियसली उस कंडीशन में पेशेंट खुद तो कोई ट्रीटमेंट नहीं लेता, लेकिन कई बार बिकॉज पेशेंट का प्रोफाइल या पेशेंट की बॉडी या पेशेंट का ब्रेन हर एक पेशेंट का डिफरेंट होता है, तो कई पेशेंट्स में ब्लड थिनर्स जो हैं वो एज एक्सपेक्टेड नहीं रिस्पॉन्स देते हैं। तो कई बार ब्लड थिनर्स अगर ज़्यादा हो जाएं या मतलब एक एडिक्वेट डोज में ही दिए जाते हैं, बट उसके ब्रेन के लिए वो हो सकता है वो इनएडुकेट रहें या उसकी डोज ज़्यादा हो जाए, तो वो ही इस्कीमिक एरिया जो है उसमें हेमरेज होने के चांसेस होते हैं। लेकिन वो हेमरेज कंटेन की जा सकती है, उसमें कुछ ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं होती है। वो अपने आप धीरे धीरे सेल्फ लिमिटिंग डिजीज़ है, तो वो धीरे धीरे अपने आप सेटल भी हो सकती है। रेयरली हमें ऐसी कंडीशन में सर्जरी की तरफ जाना पड़ता है या हमें कुछ टाइम के लिए उसके ब्लड थिनर्स को बंद करना पड़ता है, तो ऐसा है पॉसिबल। बट इसका जो एक टिपिकल हेमरेजिक स्ट्रोक है उसमें और इसमें डिफरेंस है जी। और तो अगर किसी को ब्रेन स्ट्रोक हुआ, नहीं पूरे फुल रिकवर नहीं हुआ, तो लीस्ट टू वर्स्ट उसके साथ क्या हो सकता है? वर्स्ट तो मुझे पता है डेथ है, तो अगर 4-5 की ये चीज़ें होती हैं, एक आपने पैरालिसिस भी बोला था, तो वो क्या क्या मतलब साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ ब्रेन स्ट्रोक कह लो या आप यही जैसे हमने बताया ना कि ब्रेन हमारी बॉडी का एक ट्रांसफार्मर है, तो हमारी बॉडी का कोई भी फंक्शन, चाहे वो देखना, सुनना, बोलना, स्मेल करना, खाना, हाथ पाँव का इस्तेमाल करना, इनमें से कोई भी फंक्शन डिस्टर्ब हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन कि वो क्लॉट या वो ब्रेन स्ट्रोक ब्रेन के किस एरिया में डेवलप हुआ है। तो ये काफ़ी हद तक उस पे डिपेंड करता है कि स्ट्रोक कितना बड़ा था और कहाँ पर डेवलप हुआ है, तो वो एरियाज डिफाइंड होते हैं। और एक पेशेंट जिनको स्ट्रोक काफ़ी बड़ा स्ट्रोक है, टाइमली ट्रीट नहीं हो पाया या ट्रीटमेंट के बाद भी उसका आउटकम अच्छा नहीं हुआ, तो वो कंप्लीटली बेड बाउंड स्टेट में रह सकता है। कोई भी डिसेबिलिटी या कोई भी फंक्शन कह लीजिए वो हो सकता है उसका ना काम करे, जस्ट एक हार्ट की मूवमेंट, लंग की मूवमेंट या ये जो वाइटल ऑर्गन्स हैं ये चल रहे होते हैं, बट प्रैक्टिकली देखा जाए तो वो पेशेंट हो सकता है वो कंप्लीटली पैरालाइज्ड या बेड बाउंड स्टेट में, एक वेजिटेटिव स्टेट हम उसको कहते हैं, उस स्टेट में भी रह सकता है। इसीलिए इम्पॉर्टेंट है कि हाँ, अगर बाई चांस अगर हमारा स्ट्रोक बहुत मेजर हुआ
तो पेशेंट उस कंडीशन में चला जाएगा जहाँ पर वो एक ऐसी स्टेट में होगा जहाँ वो ना अपनी लाइफ जी सकता है, ना ही उसको कोई मुक्ति मिलनी, या इस तरह से हम ये कहेंगे कि ऐसी बुरी सी सिचुएशन हो जाती है पेशेंट के लिए भी, और साथ ही साथ उसको अटेंड कर रहे हैं या उसको ट्रीट कर रहे फैमिली मेम्बर्स के लिए भी। दैट इज़ ट्रू, बिकॉज मेरे दादाजी को भी जो पैरालिसिस हुआ था, वही ही वॉज ऑन बेड फॉर 4 years, तो उनका जैसे लेफ्ट साइड पैरालाइज था। तो क्या फिर वही होता है कि पर्टिकुलर ब्रेन की जगह हुआ इसलिए सिर्फ लेफ्ट हुआ, या किसी का कहते हैं लोअर बॉडी हो गया या राइट हो गया, तो पर्टिकुलर स्पेसेस ऑफ ब्रेन के करके ही होता है? ब्रेन को जैसे दो हिस्सों में डिवाइड किया है, राइट ब्रेन एंड लेफ्ट ब्रेन। आपने डेफिनेटली वॉलनट देखा होगा, ठीक है ना, अखरोट हम देखते हैं तो उसका जो ढांचा है, ब्रेन का ढांचा ऑलमोस्ट वैसा ही होता है। तो जैसे वॉलनट एक साइड होती है राइट, एक लेफ्ट होती है, इसी तरह ब्रेन की राइट और लेफ्ट साइड होती है। जो राइट साइड है ब्रेन की, वो हमारी बॉडी की लेफ्ट साइड को कंट्रोल करता है, ओह, और जो लेफ्ट साइड है ब्रेन की, वो बॉडी की राइट साइड को कंट्रोल करता है। उल्टा। हाँ, तो ये क्रॉस सेक्शनल फंक्शंस होते हैं। तो अगर किसी के ब्रेन पे राइट साइड में क्लॉट बनता है, तो उसका जाहिर है कि लेफ्ट साइड पैरालाइज्ड होगी, और किसी को अगर ब्रेन की लेफ्ट साइड में क्लॉट बनता है या हेमरेज होता है, तो उसके जो इफ़ेक्ट हैं वो उसको राइट साइड में नज़र आएंगे। तो मेजरली जैसे हम सारे राइट हैंडेड इंडिविजुअल्स हैं, तो लेफ्ट ब्रेन जो है वो हमारा डोमिनेंट ब्रेन है। तो स्ट्रोक लेफ्ट ब्रेन में हो तो ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है, राइट ब्रेन में हो तो कम प्रॉब्लम क्रिएट करता है। अच्छा, हाँ, फंक्शंस जो हैं बॉडी के, बॉडी फंक्शंस हैं, ठीक है। और सर इसका मतलब सक्सेस रेट क्या है बचने का ब्रेन स्ट्रोक से? सक्सेस काफ़ी चीज़ों पे मैटर करता है। एक पेशेंट की बॉडी कैसी है, उसकी हेल्थ कैसी है, इस पे, उस पेशेंट की क्या क्या कोमोबिडिटीज़ हैं, लाइक क्या क्या अंडरलाइंग इलनेसेस या डिजीज़ हैं, उस पे, उस पेशेंट को हॉस्पिटल पहुंचने में कितना वक्त लगता है, किस हॉस्पिटल में जाता है, इन चीज़ों पे, और अल्टीमेटली लक पे। बट मेजरली अगर, जैसे मैंने बताया कि एक हेल्दी इंडिविजुअल है जिसका लाइफस्टाइल अच्छा है, पॉसिबिलिटी ये होती है कि उस पेशेंट में अगर स्ट्रोक डेवलप होता है तो वो स्लो डेवलप होगा, और हो सकता है टाइमली हॉस्पिटलाइज्ड होने पे और ट्रीटमेंट स्टार्ट होने पे वो अच्छा रिस्पॉन्ड करे, बिकॉज बॉडी का इम्यून सिस्टम या बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म जो है वो अच्छा होता है ऐसे पेशेंट्स में, तो उसमें सक्सेस रेट अच्छा रहता है। स्कीम में क्या हेमरेज? मैं इस्कीमिक के बारे में ज़्यादा बोलूँगा, बिकॉज जो प्रेवलेंस है वर्ल्ड वाइड वो इस्कीमिक की ज़्यादा है। तो 70 to 80% इंडिविजुअल्स में स्ट्रोक जो है वो इस्कीमिक होता है, 10 to 20% ही वर्ल्ड वाइड जो प्रेवलेंस है वो हेमरेजिक स्ट्रोक की है। लेकिन हेमरेजिक स्ट्रोक होने पे अगर पेशेंट का कोई बीपी की शिकायत नहीं है, तो कई बार हेमरेजिक स्ट्रोक जो होते हैं वो बड़े छोटे हेमरेज होती है, जो बहुत ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं देते, उनको हमें कोई ज़्यादा ट्रीट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो वो सेल्फ लिमिटिंग है, धीरे धीरे डिज़ोल्व हो जाता है हेमरेज। छोटा सा एक स्कार कह लीजिए, वो एक ब्रेन में रहता है, बट वो पेशेंट की फंक्शनैलिटी में कोई बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस नहीं क्रिएट करता। बट हाँ, ऑब्वियसली पेशेंट को कॉशियस रहना पड़ता है अपनी लाइफस्टाइल को लेकर। बहुत ज़्यादा कोई भी एजिटेशन या स्ट्रेस या ये सारी चीज़ें, एक्सर्शन, इन सारी चीज़ों को फिर अवॉइड करना चाहिए फिर ऐसे पेशेंट में। ठीक है। क्या
कभी ऐसे होता है कि एक मेजर स्ट्रोक आने से पहले कुछ हमें अलग से इंडिकेशंस मिले? बी फास्ट तो एक हो गया, बट उससे पहले भी क्या मेजर स्ट्रोक आने से पहले हमारी बॉडी हमें इंडिकेशन देती है? इसको मैं ऐसा कहूँगा कि एक और टाइप का स्ट्रोक होता है जिसको हम वार्निंग स्ट्रोक कहते हैं, ट्रांजिएंट इस्कीमिक अटैक। एक पेशेंट को बी फास्ट की तरह ही सिम्टम फील होते हैं कि हाँ ठीक है, मेरा हाथ या पैर में कुछ दिक्कत आई है, और उसके बाद कुछ सिम्टम ऐसे लग रहे हैं कि ये कुछ 5-10 मिनट तक ये परसिस्ट कर रहे हैं। वो पेशेंट भी हॉस्पिटल पहुंचे, उस पेशेंट के स्कैन किए जाते हैं, और स्कैन में अगर वो सारे नॉर्मल हों, टेस्ट नॉर्मल हो, और उस पेशेंट को मॉनिटर करें, तो वो पेशेंट के जो सिम्टम्स हैं या उसकी आर्म की या लेग की जो भी डिसेबिलिटी है या फेस का थोड़ा सा डिविएशन है, वो 24 घंटे से पहले पहले रिकवर हो जाता है अपने आप, सेल्फ लिमिटिंग। ठीक है। ऐसे पेशेंट्स को हम कहते हैं कि इनको एक वार्निंग स्ट्रोक आया है। दैट मीन्स कि ब्रेन में आगे आने वाले टाइम में एक मेजर स्ट्रोक होने का रिस्क डेवलप है। पेशेंट्स को हम, जैसा मैंने बताया कि नोवल एंटीकोगुलेंट्स या ड्रग्स लाइक एस्पिरिन, उन पेशेंट्स को हमें एनालाइज करना पड़ता है कि इसको ये वार्निंग स्ट्रोक क्यों आया। कुछ स्पेसिफिक टेस्ट किए जाते हैं, ब्रेन से जुड़े हुए, हार्ट से जुड़े हुए टेस्ट किए जाते हैं, उसका लाइफस्टाइल को देखा जाता है, जो अगर कोई रिस्क फैक्टर्स हैं तो उसको एड्रेस किया जाता है, और कुछ प्रिकॉशनरी मेडिकेशंस जैसे ये प्रोफिलैक्टिक ड्रग्स हैं, तो ये ड्रग्स पे उन पेशेंट को रखा जाता है ताकि उसका फ्यूचर में कोई मेजर ब्रेन स्ट्रोक ना डेवलप हो। तो इसको हम वार्निंग स्ट्रोक कहते हैं। सिम्टम्स वही हैं, बी फास्ट, तरीका वही है, पेशेंट को टाइमली हॉस्पिटलाइज लेना है, चाहे वो उसके सिम्टम रिकवर भी हो रहे हों तब भी उस पेशेंट को हॉस्पिटलाइज होना चाहिए। मैंने बताया स्ट्रोक कई बार स्लोली डेवलप हो रहा होता है, या कई बार उसका एक ऐसा पैटर्न होता है कि कुछ मिनटों के लिए स्ट्रोक के सिम्टम बेटर फील हो रहे होते हैं, लेकिन कुछ मिनटों या घंटों के बाद दोबारा से वो डेवलप होना शुरू हो जाते हैं। तो ऐसे पेशेंट्स को हम 24 आवर्स के लिए ही मॉनिटर करते हैं। मीनवाइल उनकी सारी डिटेल्ड वैल्यूएशन होती है, और अगर उनके स्कैन्स वगैरह वो सारी चीज़ें ठीक हों, और उसका डेफिसिट या वीकनेस जो भी उस फंक्शन डिसेबिलिटी है वो अगर इम्प्रूव कर जाए, तो उन पेशेंट्स को हम मेडिकेशन पे नेक्स्ट डे घर भेज देते हैं। इसकी है कि हमें प्रिवेंट ही करना है ब्रेन स्ट्रोक, और इसके बारे में काफ़ी बात करी है, बट अगर उसको एक कंक्लूजन की तरह या एक जिस्ट की तरह स्पेसिफिकली इस सेगमेंट में अगर बताना हो कि प्रिवेंट कैसे होगा ब्रेन स्ट्रोक, कि हो ही ना, बी फास्ट तक बचे ही ना, तो वो क्या करना चाहिए? सिंपली एक हेल्दी अपना डाइटरी हैबिट्स रखिए, ठीक है, जितना हो सकता है घर का खाना, साफ खाना खाइए। हाँ, रेयरली आप कह लीजिए महीने 2 महीने में अगर हम बाहर का खाना भी खाते हैं तो चलेगा। हाइड्रेशन अच्छी रखिए। रेगुलर 30 to 60 मिनट एक्सरसाइज करनी चाहिए डेली, हर इंडिविजुअल को, चाहे वो बच्चा है, जवान है, बूढ़ा है। तो एक रूटीन रखनी चाहिए कि 30 से 60 मिनट रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए। एक्सरसाइज किसी भी फॉर्म में, चाहे वो योगा है, चाहे वो वॉक है, रनिंग। हॉबीज को लाइफ में कभी नहीं छोड़ना चाहिए, चाहे जैसी मर्जी सिचुएशन आए। फिर आ जाता है सब्सटेंस अब्यूज। हमने इस पे काफी जोर देकर बोला है कि चाहे वो अल्कोहल है, चाहे वो एक ड्रॉप अल्कोहल है, चाहे वो एक सिगरेट है, चाहे वो ओपियम किसी भी फॉर्म में है, कोई भी नशा हमें, हमारे ब्रेन को, हमारी बॉडी को कभी भी किसी भी फॉर्म में हेल्प नहीं करता। तो नशा हर फॉर्म में खराब है, तो उससे दूर जितना रह सके उतना अच्छा है। एक सर्टेन एज के बाद, 40 या कह लीजिए कि 50-45 की उम्र के बाद हमें रेगुलरली एक डॉक्टर को फॉलो करना चाहिए, जस्ट एक स्क्रीनिंग के लिए।
साल में एक बार, आपको कोई शिकायत नहीं है, आपको कोई तकलीफ नहीं है, फिर भी अपनी एक बेसिक स्क्रीनिंग जरूर करवानी चाहिए। फुल बॉडी चेकअप बिल्कुल। उसमें ब्रेन, हार्ट, लंग, लीवर, किडनी सारे फंक्शंस को चेक किया जाता है, और अगर वो नॉर्मल है तो आपको वही लाइफस्टाइल को आगे फॉलो करने की सजेशन दी जाती है। तो ये कुछ मंत्रास हैं जिसको हम फॉलो करें तो शायद ब्रेन ही नहीं, ब्रेन के अलावा भी जो हार्ट, लंग, लीवर, जैसे मैंने बताया, हर एक ऑर्गन इंपॉर्टेंट है ना बॉडी के लिए, तो इन सब डिजीजेस से बचा जा सकता है। सेल्फ मेडिकेशन से बचें, मिथ से बचें। आज की डेट में हम सबके पास फोन है, गूगल है, तो जो भी अगर आपको सजेशन मिलती भी है उसको वेरीफाई करिए। अगर आप ऑनलाइन वेरीफाई कर लेते हैं अच्छी बात है, अगर आपको फिर भी कोई डाउट है अपने नियर बाय हॉस्पिटल या डॉक्टर से मिलिए, उनसे एक बार सजेशन लीजिए, ठीक है। तो गलत ट्रीटमेंट या सेल्फ मेडिकेशन कई बार नुकसानदायक हो सकती है, तो उससे बचिए। बाकी गॉड फॉरबिड अगर किसी को इस तरह का कोई सिम्टम लगता है, आपको नहीं समझ आता है, या वो बी फास्ट वाली कैटेगरी में आपको नहीं फिट होता हुआ बैठता है, फिर भी उस पेशेंट को आपको हॉस्पिटल लेकर जाना है। टाइम बाउंड ट्रीटमेंट है स्ट्रोक का, तो टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइम का ख्याल रखिए। आपकी कौन सी हॉबी है? आ, मैं काफ़ी हॉबीज़ रखता हूँ, ऐसा नहीं है, मैं काफ़ी हॉबीज़ रखता हूँ। मैं म्यूज़िक देखना सुनना पसंद करता हूँ, मूवीज़ देखना पसंद करता हूँ, क्रिकेट खेलना पसंद करता हूँ, अच्छा। फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना मुझे अच्छा लगता है, ट्रैवल करना अच्छा लगता है। तो किसी ना किसी फॉर्म में मैं अपने आप को बिज़ी रखता हूँ। बट हाँ, हमारी लाइफ थोड़ी सी स्ट्रेसफुल ज़रूर होती है, लेकिन वो स्ट्रेस के साथ साथ इन सारी चीज़ों को कैरी करके चलना चाहिए। सर, ब्रेन एक्सरसाइजेस भी होती हैं? ये जो हॉबीज़ हैं ये एक किस्म से ब्रेन एक्सरसाइजेज ही हैं। एक अच्छी बुक रीड करना, पजल गेम्स खेलना, कोई भी जैसे गार्डनिंग है, प्लानिंग है, कुछ टास्क सीखते रहना, करते रहना, नई चीज़ें सीखना, ये सारी ब्रेन की एक्सरसाइजेज ही होती हैं। दोस्तों के साथ रहिए, वो आपकी स्ट्रेस को अदरवाइज ही कम कर देंगे। तो ये सारी चीज़ें ब्रेन में, हेल्थ में, ब्रेन को मेंटली भी और स्ट्रक्चरली भी हेल्दी बना के। आपने पजल गेम्स बोला, जैसे मेरे मम्मी पापा है वो फ़ोन पे पजल गेम्स खेलते हैं, तो फ़ोन के तो कहते हैं फ़ोन ज़्यादा नहीं यूज़ करना चाहिए, रेडिएशंस होती है, तो फिर अब इसमें क्या करें? आप फ़ोन को एक लिमिटेड टाइम के लिए यूज़ कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। हाँ, फ़ोन के अलावा आप यही मान के चलिए कि 10 साल पीछे जाएं जब, या 20 साल पीछे जाएं तो तब फ़ोन नहीं थे अवेलेबल, तब भी हम लोग अपने आप को बिज़ी रखते थे। काफ़ी गेम्स होती हैं, लूडो, कार्ड्स वगैरह, ये काफ़ी गेम्स हैं जो खेली जा सकती हैं फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ। तो देयर आर सो मेनी वेज। अब मैं थोड़े आपसे फन क्वेश्चंस पूछती हूँ, ठीक है? आपकी पूरी ब्रेन की जर्नी जो अभी तक हुई है ना, उससे रिलेटेड, आपने अभी तक ऑल योर लाइफ सबसे सरप्राइजिंग या इंटरेस्टिंग बात ब्रेन के बारे में क्या सीखी है, जो आपको तो मतलब जब आपने जानी आप ऐसे हो गए कि ये क्या हुआ? जैसे मुझे आज 2 लगी, एक ही ब्रेन ट्रांसप्लांट नहीं होता, मेरे लिए वो बहुत नई बात थी, और जो वो मिथ वाली थी कि लोग अफीम, केरोसिन, पेट्रोल वो करते हैं। तो आपने ऐसा कौन सा बिल्कुल सरप्राइजिंग ब्रेन की बात सीखी है? जब मैंने न्यूरोलॉजी में जॉइन किया था, तो जैसे मैंने बताया मेजरली हमारे लिए ब्रेन स्ट्रोक बड़ा इम्पोर्टेंट होता था। तो यही कि 1 मिनट कितना इम्पोर्टेंट हो सकता है पेशेंट के लिए। तो 1 मिनट में इतने मिलियन न्यूरॉन्स का डैमेज हो जाना, परमानेंटली डैमेज हो जाना, वो हमें काफ़ी मतलब एक एंग्जाइटी दे गया कि हाँ, हमारे लिए जब पेशेंट पहुंचता है तो हमारे लिए 1 मिनट भी वेस्ट करना कितना भारी पड़ सकता है पेशेंट को। तो वो शायद एक बड़ा मेरे को लगा कि हमारे पास बहुत लिमिटेड टाइम है ब्रेन को हैंडल करने के लिए।
शायद किसी वे में अगर हमारे पास थोड़ा टाइम और मिल जाए, ताकि या कोई और सपोर्ट मिल जाए, ताकि ब्रेन 4.5 घंटे के बजाय हम 6, 8, 10 घंटे तक भी उसको सरवाइव करवा सकें, या किसी वे में इस डैमेज को स्लो किया जा सके या रोका जा सके, ताकि पेशेंट टाइमली पहुंच पाए। बट वो 1 मिनट, 10 मिनट, 1 घंटा पेशेंट को परमानेंटली ऐसा बना देगा कि उसके बाद शायद हमारे पास हाथ में भी कुछ ना रह जाए। तो ये काफ़ी मेरे लिए चौंकाने वाली बात थी। तो इसीलिए मेरे को हमेशा बड़ा ये एंग्जाइटी रहती है कि अगर पेशेंट को स्ट्रोक है, विंडो पीरियड में है, तो उसको जल्द से जल्द ट्रीटमेंट होना चाहिए। हाँ, क्योंकि 1.9 मिलियन तो बहुत ज़्यादा है। क्या हम लोगों को कुछ ऐसा आइडिया है कि एक्चुअली कितने न्यूरॉन्स होते हैं ब्रेन में? ब्रेन में बहुत न्यूरॉन्स होते हैं, मिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स हैं। और जब हमारी बात हो रही थी, आपने मुझे एक और बात बताई थी कि अगर एक जगह ब्रेन की डैमेज होती है या वीक होती है तो उसके आसपास की चीज़ें उसको ठीक करती है, तो वो कैसे होता है? देखो, एक सिचुएशन ऐसी है जहाँ ब्रेन में एक उसको आप कह लीजिए कि ब्रेन रिकवर नहीं कर पाता। बट ब्रेन में एक खूबी ये है कि उसके सीखने की एक जो एक उसकी फंक्शन है वो बड़ा अच्छा है। तो हम जैसे देखते हैं कि हम सारे राइट हैंडेड हैं मेजरली, तो लेकिन कई बार हमने देखा है कि किसी पेशेंट में या किसी इंसान में राइट हैंड में कोई प्रॉब्लम आ जाए या कोई एम्पुटेशन हो जाए या इंजरी हो जाए, तो वो इंसान लेफ़्ट से सीखना शुरू कर सकता है। वो लेफ़्ट से अपने ब्रेन को राइटिंग के फंक्शन को इम्प्रूव करवा सकता है। सेम वे में कई बार आप आज व्हाट्सएप वगैरह या किसी भी सोशल मीडिया में देखोगे तो लोग पैरों से भी पेंटिंग कर रहे हैं। तो ब्रेन जो है अपने सेल्स को ट्रेन कर सकता है। जो ये ट्रेनिंग वाला फंक्शन है शायद बॉडी के किसी और ऑर्गन में नहीं है। तो एक जो स्पेसिफिक एरिया है ब्रेन के लिए, कि वो स्पीच के लिए है या वो राइट हैंड की मूवमेंट के लिए है, वो फंक्शन जो है अगर ब्रेन को ट्रेन किया जाए, वो फंक्शन ब्रेन के कुछ और हिस्से भी करना शुरू कर सकते हैं। बट दैट रिक्वायर्स टाइम एंड प्रॉपर ट्रेनिंग। हाँ, ट्रेनिंग हुआ। न्यूरोप्लास्टिसिटी से मे भी रिलेटेड हो गया। और जैसे हमने 3 इडियट्स में देखा था, वो वीरू सहस्त्रबुद्धे दोनों हाथ से लिखता है। एंड इवन आई थिंक सुशांत सिंह राजपूत कुड ऑल्सो राइट फ्रॉम बोथ हैंड्स। या अच्छा, और एक मिथ जो ब्रेन के बारे में है, जो आप मतलब सुन के या परेशान हो गए हो या देख के हो गए और आपको है नहीं, आज मैं ये तोड़ के रहूँगा। मैं तो अभी भी उसी चीज़ को लेकर काफ़ी सरप्राइज हूँ कि ये जो स्ट्रोक का ट्रीटमेंट है, खासकर इस एरिया में, ये कैसे लोगों के दिमाग में आ चुका है और इसको कैसे तोड़ा जा सके। मैंने अपना जो एमडी और डीएम का कैरियर है मैंने श्रीनगर से किया है। वहाँ पर ऐसा कोई मिथ नहीं था। वहाँ पर ऑब्वियसली स्ट्रोक की प्रेवलेंस बहुत ज़्यादा है, तो हम काफ़ी पेशेंट्स देखते थे। उनकी ट्रीटमेंट में हमें बड़ी बार ये प्रॉब्लम आती थी कि वो टाइमली नहीं पहुँच पाते थे या इग्नोरेंस थी। बट यहाँ पे इग्नोरेंस भी है, डिस्पाइट कि वो लोग या वो पेशेंट विद इन सिटी रहते हैं, विद इन हॉस्पिटल रेंज होते हैं, फिर भी एजुकेटेड होने के बावजूद भी वो लोग ये प्रेफर करते हैं कि हम इसका देसी इलाज ढूंढें रैदर देन कि हॉस्पिटल। शायद ये हॉस्पिटल की कॉस्टिंग या ट्रीटमेंट कॉस्ट ये भी एक माइंड में रहता होगा। बट स्टिल मैं कहूँगा कि ब्रेन या हेल्थ से कीमती कुछ नहीं है। तो आप हर कुछ चीज़ कमा सकते हो लाइफ में, हेल्थ को नहीं कमा पाओगे। आई एग्री। तो सबसे अगर प्रीशियस कोई चीज़ है वो हेल्थ है, और उसमें भी सबसे प्रीशियस जो है वो ब्रेन है,
क्योंकि ब्रेन नहीं रिकवर करेगा, नहीं ट्रांसप्लांट, ब्रेन नहीं मिलेगा आपको। बाकी कोई भी ऑर्गन आप पैसों से, या अगर कोई फाइनेंशियली साउंड है तो हो सकता है वो ये एक अपॉर्चुनिटी अगर मिले तो उसको वो अवेल कर सकता है। किडनी फेलियर है, लंग फेलियर है, लीवर फेलियर है, इसके लिए आज की डेट में साइंस ने इतना एक स्पेस क्रिएट कर लिया हुआ है। बट ब्रेन में अभी भी बहुत लिमिटेशंस हैं और शायद ही हम ये बैरियर क्रॉस कर पाएँ। तो इसलिए मुझे लगता है कि ब्रेन जैसे इम्पॉर्टेंट ऑर्गन के बारे में ऐसी मिथ रखना कि हाँ इसको तो हम ऐसे ओपियम से, अफीम से ठीक कर लेंगे या कोई ऐसे देसी इलाज कर लेंगे तो ये ठीक हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होता। जानलेवा है। बिल्कुल। और क्योंकि ब्रेन में अपने भी कई फैक्टर्स होते हैं जो उसको इम्प्रूव करवाने में हेल्प करते हैं। तो कई बार स्ट्रोक होने के बाद थोड़ी रिकवरी अपने आप भी होती है, लेकिन वो रिकवरी आप या हम नहीं डिसाइड करते, वो टाइम डिसाइड करता है। इसलिए टाइम पे अगर जो रिकवरी होगी उसको हम बाद में देख सकते हैं, लेकिन अभी के अभी पेशेंट को अगर स्ट्रोक के सिम्टम है, हमारा सबका ये फर्ज बनता है पेशेंट को स्ट्रोक का जो डेफिनेटिव ट्रीटमेंट है, जैसे मैंने बताया माइंड, उसको याद रख के पेशेंट को हॉस्पिटल लेकर जाना चाहिए। ठीक है। और अगर आपके पास एक ऐसी सुपर पावर आए कि आप ओवरनाइट कोई ब्रेन रिलेटेड डिजीज में कोई ब्रेक थ्रू अचीव कर सको, तो वो क्या होगा? मैं डेफिनेटली हेमरेजिक स्ट्रोक के लिए ट्रीटमेंट डिसाइड करूंगा। वर्ल्ड वाइड प्रेवलेंस हेमरेजिक स्ट्रोक की 20% है, बट मैं जैसे श्रीनगर में, कश्मीर में देखा जाए तो ये वर्ल्ड का एक ऐसा एरिया है जहाँ पर हेमरेजिक स्ट्रोक की प्रेवलेंस इस्कीमिक स्ट्रोक से ज़्यादा है। प्रोबेबली एक वेदर, क्लाइमेट और डाइटरी हैबिट्स ऐसी हैं, तो वहाँ पर हम बहुत ज़्यादा हेमरेजिक स्ट्रोक देखते थे। तो एमडी टाइम से ही हमने देखा है कि हेमरेजिक स्ट्रोक के साथ पेशेंट आते थे जिनके लिए हम बहुत एफर्ट करने के बावजूद भी वो सफिशेंट नहीं होता था पेशेंट के लिए। तो अगर कोई ऐसा कुछ इजाद करना है, ऑब्वियसली मैं नेचर के अगेंस्ट नहीं जाऊंगा, बट मैं ज़रूर ये चाहूँगा कि हेमरेजिक स्ट्रोक के लिए कोई ट्रीटमेंट होनी चाहिए। सर, क्या आपको लगता है कि ब्रेन कभी पूरा समझा जा सकता है, या वो यूनिवर्स की तरह हमेशा एक मिस्ट्री रहेगी? शायद कुछ एरियाज ऐसे ज़रूर रहेंगे जो हमेशा मिस्ट्री रहेंगे। शायद कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर्स जो डेवलप हो चुके हैं उसके लिए हम अभी भी कोई ट्रीटमेंट नहीं प्रोवाइड कर पाते हैं। तो बट यू नेवर नो, साइंस इज़ इवॉल्विंग डे बाय डे। तो लेट्स होप कि एक टाइम ऐसा आए जब हम ये कह सकें हाँ आज ब्रेन के लिए ऐसी कोई डिजीज़ नहीं है जिसके लिए हमारे पास ट्रीटमेंट ना हो। बट आज की डेट में ये कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि मैं थोड़ा थोड़ा एआई के बारे में भी पढ़ती हूँ। तो एआई अब ड्रग डिस्कवरी, हेल्थ केयर में भी बहुत यूज़ हो रहा है, तो साइड इफ़ेक्ट्स वगैरह पहले पता चल सकते हैं। तो मे बी हाँ, हमें भी एक दिन ब्रेन पूरा समझ में आ जाए शायद, लेट्स होप। और ये जो बात बहुत ऐसे फनीली बोली जाती है कि आइंस्टाइन सिर्फ अपना 10% ब्रेन यूज़ करते थे और वो इतने समझदार है, हम सिर्फ 1-2% यूज़ करते हैं, क्या ये सच है या ये बस ऐसे ही बोला जाता है? इसमें मैं कुछ ज़्यादा नहीं जानता, आई डोंट नो ये कितना सच है। बट अ पर्सन यूजेस 100% ऑफ देयर ब्रेन। हाँ, ये जो ब्रेन की यूजेज है ये कैलकुलेट नहीं की जा सकती है। अच्छा, आप कैसे कैलकुलेट करते हो कि मैंने कितना ब्रेन यूज़ करना है? हाँ ये भी है। तो ये सिर्फ एफर्ट्स पे होता है। अगर एक बच्चा बैठ के पढ़ रहा है या वो स्टडीज़ में अपने आप को इन्वॉल्व करता है और वो काफ़ी टाइम के लिए उस तरह से पढ़ाई को कैरी करता है, तो ऑब्वियसली उसका आउटकम जो है वो अच्छा होगा इन कंपैरिजन टू एक ऐसा इंडिविजुअल जो थोड़ा बहुत पढ़ा फिर
कहीं बिजी हो गए फिर पढ़ा, तो ऑब्वियसली उसका ब्रेन उतनी लर्निंग या उतनी जो एक एफिशिएंसी है वो नहीं अटेन कर पाएगा। तो उसमें और जो बहुत ज़्यादा पढ़ रहा है उन दोनों में डिफरेंस तो आएगा। तो ये हमारी एफिशिएंसी है कि हम कितना ब्रेन को यूज़ कर रहे हैं। उसके लिए आपको ब्रेन को रेगुलरली ट्रेन करना, लर्निंग रेगुलर चाहिए और टाइम स्पेंड करना है। बट ये कैलकुलेट करना कि हम 10% यूज़ करेंगे या 50%, ये थोड़ा सा मुश्किल है। और ये भी एक बोला जाता है कि अगर मैं सही एज बोल रही हूँ तो 8 इयर्स तक तुम जितना ज़्यादा लर्न कर सकते हो वो तुम्हारे लिए, मतलब यू कैन लर्न द मैक्सिमम टिल द एज ऑफ 8। उसके बाद मे बी तुम्हारा लर्निंग प्रोसेस थोड़ा स्लो हो जाता है क्योंकि ब्रेन डेवलपमेंट फेज में होता है। क्या ये सच है? ऐसी कोई स्पेसिफिक एज बार नहीं होती, बट ये है कि जो बॉडी ने कुछ मोटर स्किल्स या मेंटल स्किल्स अटेन करने होते हैं। एक बच्चे ने चलना शुरू करना है, एक बच्चे ने बोलना शुरू करना है, एक बच्चे ने लिखना शुरू करना है, एक बच्चे ने फैमिली मेम्बर्स को रिकॉग्नाइज शुरू करना है। तो इन सब के ये डेवलपमेंटल एक गोल्स होते हैं, टारगेट्स होते हैं। तो ये 5 साल या 8 साल आप कह सकते हो कि हाँ, इस एज तक आते आते बच्चा समझ जाता है। फिर उसके बाद भी ब्रेन ग्रो करता है। जैसे जैसे हमारी बॉडी ग्रो करती है, ब्रेन की ग्रोथ या ब्रेन एक फुली डेवलप ब्रेन जो है वो 20 से 25 साल तक की उम्र तक होता है। जैसे हमारी हाइट बढ़नी है तो ये सेल्स धीरे धीरे डेवलप हो रहे होते हैं। तो तभी हम बच्चों की लर्निंग या स्कूलिंग इसलिए अच्छी होनी चाहिए क्योंकि उसके ब्रेन ने उस एज तक ग्रो करना है। एक कोई स्पेसिफिक एज का ऐसा बार नहीं है कि 8 के बाद ब्रेन नहीं ग्रो करेगा या 8 से पहले पहले सब कुछ रेडी हो जाएगा। कईयों में स्लो डेवलपिंग स्किल्स होते हैं, कईयों का जो थोड़ा सा डिले भी रहता है। तो ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट नहीं रहता है। ठीक है। और अगर आप एक थर्ड पर्सन होते, मतलब डॉक्टर सावन एक थर्ड पर्सन है जो डॉक्टर सावन को देख रहे हैं, तो आपकी लाइफ में ऐसा कौन सा मोमेंट है जिसमें आप खुद को शाबाशी दोगे, पैट ऑन योर बैक, कि हाँ ये मैंने अचीव किया और ये बहुत कमेंडेबल है? नहीं ऐसा ऐसा तो कुछ नहीं है, बट ये है कि हाँ, हमें जब भी अब जो हमारा प्रोफेशन है इसमें हमारे लिए सबसे एक जो सेटिस्फैक्टरी मोमेंट है वो है पेशेंट का रिकवर होना। करेक्ट। तो जब एक पेशेंट होप के साथ, प्रॉब्लम्स के साथ हमारे पास आता है और जब वो रिकवर होता है वो हमें बहुत एक कंफर्ट देता है। वो चीज़ हमें ये मोटिवेट करती है कि नहीं, हम अच्छा काम कर रहे हैं और अच्छा करते रहेंगे। तो ये कहूँगा अपनी तरफ से मैंने कोशिश किया, जो भी पेशेंट्स जितने भी इम्प्रूव हुए या जितने भी मेरी ट्रीटमेंट से खुश हुए, तो मैं ये कोशिश करता हूँ कि हाँ ठीक है, ये काम करता रहूँ और सीखता रहूँ ब्रेन के बारे में। तो बहुत कुछ है इसके बारे में सीखने के लिए। तो लेट्स होप, बाकी इट्स ऑल गॉड्स विश। जो जैसा हमें एक वे दिखाएगा, पाथ दिखाएगा, वैसा आगे चलते रहेंगे। बट सर पर्सनली मैं सारे डॉक्टर्स को शाबाशी देना चाहती हूँ मन से, क्योंकि वो डॉक्टर्स हैं। क्योंकि ये बात सच है कि ठीक है हम भी बहुत अलगैनियाँ वगैरह करते हैं, बट डॉक्टर्स एक्चुअली भगवान है, क्योंकि वो हमें कई बार बिल्कुल मौत के मुंह से भी निकाल लेते हैं। ओवरऑल मतलब है, मुझे ऐसा लगता है कि डॉक्टर्स को सबको रोज़ किसी ना किसी को उनको शाबाशी देनी चाहिए कि तुम डॉक्टर बने हो, तुम लोगों की जान बचा रहे हो। लेट्स होप। और सर फाइनली अगर आपको हमारी ऑडियंस को कोई भी टिप, एडवाइस, मैसेज कुछ भी देना है तो आप वो अब दे सकते हो। हाँ, मैं मतलब ये सारी डिस्कशन में यही कहूँगा कि अपने सेहत का ख्याल रखिए, अपने ब्रेन का ख्याल रखिए, और बहुत मुश्किल नहीं है ये सब कुछ करना। आपको एक अच्छी लाइफस्टाइल जीने की ज़रूरत है, रेगुलर हेल्दी डाइट लेने की ज़रूरत है, एक्सरसाइज रेगुलर करने की ज़रूरत है, नशों से बचे रखिए और
साइंस जैसे युग में जो ये गलत धारणाएं हैं या गलत कंसेप्ट्स हैं, इनसे अपने आप को बचा के रखिए। अगर कोई आपको सलाह देता भी है कि हाँ भाई ये प्रॉब्लम है, इसका ये सोल्यूशन होता है, तो हर चीज़ के एक एक्सपर्ट्स होते हैं। आपका मोबाइल ख़राब होगा तो आप मोबाइल ठीक करवाने वाले के पास जाओगे, आप मोची के पास नहीं जाओगे। तो इसी तरह अगर सेहत खराब है तो पड़ोसियों से सलाह मत लो, डॉक्टर से सलाह लो, या रिश्तेदारों की सजेशन ज़रूर लो, बट इम्प्लीमेंट तब करो जब डॉक्टर कंसेंट दे कि हाँ ठीक है, ये जो आप कर रहे हैं ये ठीक है। आज हम जिस जगह जिस दौर से गुज़र रहे हैं, साइंस जहाँ पर है वहाँ हर एक फैसिलिटी अवेलेबल है। हर एक डिजीज़ का कोई ना कोई वे आउट निकल जाता है। सिर्फ आपकी विल पावर, आपकी अंडरस्टैंडिंग और एक्सेप्टेंस चाहिए। स्ट्रोक एक जानलेवा बीमारी तो है, लेकिन स्ट्रोक एक ऐसी बीमारी है जो पेशेंट को परमानेंटली डिसेबल कर सकती है। तो उससे बच के रहिए, और उससे बचने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि स्ट्रोक हो तो क्या लक्षण देखने हैं और स्ट्रोक हो तो क्या ट्रीटमेंट चाहिए। तो स्ट्रोक का ट्रीटमेंट और स्ट्रोक के लक्षण जो हैं उनको हमेशा याद रखिए। अपने आसपास अवेयर रहिए कि कौन सा ऐसा हॉस्पिटल या कौन सा ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां हम जल्द से जल्द पेशेंट को ले जा सकें, क्योंकि टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है स्ट्रोक के ट्रीटमेंट में। तो खुश रहिए, हंसिए, खेलिए, अपने दोस्तों के साथ एंजॉय करिए, हॉबी रखिए हमेशा। स्ट्रेस हम सब की लाइफ में थोड़ा बहुत किसी ना किसी फॉर्म में ज़रूर आएगा, तो कभी निराश मत होइए और जीना सीखिए। जीना हेल्थ के लिए है, तो हेल्थ सबसे इम्पॉर्टेंट और प्रीशियस, इसका ख्याल सबसे पहले रखिए। थैंक यू सर सो मच। आप अपना इतना टाइम निकाल कर आए हो, मुझे पता है बिजी भी बहुत थे, पर थैंक यू सो मच हमें इतना कुछ बताने के लिए। बिकॉज ऑनेस्टली मैं अपने 30s में हूँ, बट मुझे भी ये बातें नहीं पता थी। हम लोग शायद ध्यान नहीं देते, वही है ना, ब्रेन खुद सोचता है पर ब्रेन अपने बारे में नहीं सोचता। थैंक यू सो मच आने के लिए और हमें इतना गाइड करने के लिए। थैंक यू। और अगर आपको ये एपिसोड पसंद आए हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और आप हमें कमेंट्स में भी बता सकते हैं कि और कौन से टॉपिक है जिनके बारे में आप जानना चाहेंगे, आप बात सुनना चाहेंगे। चीयर्स।